नाउ स्टूडेंट्स देखिए ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट हेडिंग लगाइए जरा, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस containing higher exponent, containing higher exponents, containing higher exponents and more than one variable, and more than one variable। मतलब आपको एक से ज्यादा वेरिएबल भी मिल सकते हैं और आपको क्या मिल सकता है आपको। हाँ, ऑडियो वीडियो सही आ रही है या लैग कर रहा है? क्या लैग कर रहा है? वीडियो कुछ आगे पीछे हो रही है क्या? ऐसा लैग कर रहा है क्या? नहीं, ठीक है, जैसा डेली चलता है वैसा ही चल रहा है ना? ठीक है, हाँ ठीक है, चलो तो ध्यान से चेक करिए बच्चों। आपका नेक्स्ट क्या है? सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंटेनिंग हायर एक्सपोनेंट एंड मोर देन वन वेरिएबल। एक से ज्यादा आपको वेरिएबल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना? और आपको पावर्स भी देखने को मिल सकती हैं। चलिए एक एक करके इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम पावर वाला एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है क्या, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है क्या, देखो 1 प्लस tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan क्यूब थीटा प्लस एंड सो ऑन टू, है ना, अप टू इन्फिनिटी। इसी तरीके से इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। मतलब आगे क्या आएगा? आगे आएगा tan की पावर 4, फिर tan की पावर 5 एंड सो ऑन टू, ठीक। और ऐसे करते करते आपका √3+1/2, करेक्ट। चलिए, और यहाँ पर थीटा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देके रखी हुई है कि थीटा इस क्वेश्चन में देके रखा हुआ है आपको, थीटा इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन π/4, यानी कि जो भी थीटा आएंगे वो इस इंटरवल में हमको लेके चलना है, ठीक है ना? ओके, नाउ अब देखिए जरा ध्यान से, क्या ये आपको एक जीपी जैसा नहीं लग रहा है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती थी आपकी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती थी आपकी? अच्छा, इसमें तो सही आ रहा है। अरे यार, ये कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है मुझे। चलिए ठीक है, देखिए आपकी जीपी क्या थी, याद करिए, ए प्लस इन्फिनाइट जीपी, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, याद है, एंड सो ऑन टू अप टू इन्फिनिटी। तो इस जीपी का सम क्या आता था आपका? याद करिए, इस जीपी का सम आता था, पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, ए अपॉन वन। इन्फिनाइट जीपी का सम क्या आता था? ए अपॉन 1 - r। ए क्या है? फर्स्ट टर्म, और आर क्या होता था आपका? कॉमन रेशियो। तो इस सीरीज को देखिए, ये जो सीरीज आपकी चल रही है, क्या ये जीपी नहीं है? चेक करो, ये पूरी की पूरी जीपी है, ठीक। इसमें जो है आपका फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, तो ए का वैल्यू 1 हो गया। और कॉमन रेशियो क्या है? और इन्फिनिटी तक जा रहा है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? दिस डिवाइडेड बाय दिस, या दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना। थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म कर दो, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म कर दो, या सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो क्या आ जाएगा? कॉमन रेशियो tan थीटा अपॉन 1 tan थीटा, ठीक। चेक कर लो, यहां से यहां जाने में tan थीटा का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां से यहां जाने में tan थीटा का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। तो इस तरीके से जो कॉमन रेशियो है, इस तरीके से जो कॉमन रेशियो है वो कितना आ रहा है आपका? tan थीटा। जो कॉमन रेशियो है कितना आ रहा है आपका? tan थीटा आ रहा है, ठीक है ना? ओके, नाउ सो इस सीरीज का जो सम हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसका जो सम आएगा वो आएगा क्या? ए अपॉन 1 - r। ए की जगह 1 और अपॉन में 1 - r, आर की जगह क्या रखोगे? tan थीटा। तो ध्यान से सुनो, हमने क्या किया, जीपी के सम, इनफिनाइट टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगाया, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ऐसा बन गया 1/1 - tan थीटा इज इक्वल्स टू में, राइट हैंड साइड तो क्वेश्चन में ही देके रखा था आपको, क्या? √3+1/2। बस अब यहां से आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, ये देखिए, √3+1/2, ठीक। √3+1/2, सही है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो और इसको सॉल्व कर लो, जैसे हम जनरली इसको सॉल्व किया करते थे, ठीक है ना। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो इसको आप ब्रैकेट में ले लो, क्या हो जाएगा? 2 × 1 = 2, तो सामने आ जाएगा क्या? 2। और उसके बाद ये √3+1 को पहले 1 से कर दो, इस पूरे को तो √3+1 × 1 √3+1 हो जाएगा, ठीक। √3+1 हो गया, और माइनस में, अब ध्यान से चेक करो, √3+1 × tan थीटा, तो क्या हो जाएगा? -tan थीटा × √3+1, तो -tan थीटा × √3+1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास? 2 हो गया, ठीक।
बस अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसका ब्रैकेट आकेट ओपन करो और tan थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। तो यहाँ से ध्यान से चेक करो, देखो ये पूरा उधर भेज दोगे तो आ जाएगा क्या यहाँ पर आपके पास, देखिए माइनस ऑफ tan रूट tan माइनस ऑफ tan थीटा, या आप एक काम कर लो, पता है क्या, सुनो, ये जो माइनस का tan थीटा इंटू रूट 3+1 है, इसको पूरा उधर भेज दो और इस 2 को इधर ले आओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, ध्यान से चेक करिए, रूट 3+1 है ना, और ये वाला 2 इधर आएगा तो -2 इज इक्वल्स टू, ये पूरा उधर जाएगा तो ये वाला जो माइनस है ये किस में चेंज हो जाएगा आपका, पॉजिटिव में। तो यहाँ से आ गया क्या, tan ऑफ रूट 3+1, करेक्ट। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या, रूट 3 और +1 -2, -1 होता है इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, tan ऑफ रूट 3+1, ये लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक, ओके। नाउ अब ध्यान दीजिए जरा, देखिए ये रूट 3+1 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, और ये tan थीटा है, ये क्या है, tan थीटा है ना, ये tan थीटा है। सो ये आके इधर डिवाइड लगाएगा, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या हो जाएगा आपके पास, tan थीटा, अब ध्यान देना जरा ध्यान से, देखिए tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट 3-1, और ये आके इधर डिवाइड लगाएगा, तो रूट 3-1 के नीचे क्या आ जाएगा, रूट 3+1, तो रूट 3-1 बाय क्या हो जाएगा, रूट 3+1, ये आ गया आपका tan थीटा का वैल्यू। अब अगर आपको याद हो तो ये tan 15 की वैल्यू है, जाके चेक कर लीजिएगा, जो कि अगर आप इसको रेशनलाइज करोगे तो रूट 2 माइनस कितना आता था आपके पास, रूट 2 माइनस रूट 3 आता था इसको रेशनलाइज करके, अगर आपको याद हो, इसको रेशनलाइज करोगे तो 2 माइनस रूट 3, और ये वैल्यू पीछे याद कराइए, ये वैल्यू होती है किसकी, tan 15 की, यानी कि π/12 की वैल्यू होती है, ठीक। अब आप देख सकते हो, तो यहां से क्या आ गया आपके पास, यहां से आ गया tan थीटा इज इक्वल्स टू π/12 आ गया, ठीक, π/12 नहीं, tan π/12, पीछे कॉपी ओपन करोगे तो tan 15 की वैल्यू है, निकलवाया आपको है ना, बोला था याद करने के लिए, tan π/12, ये देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक। नाउ अब ध्यान दें बच्चों, ये tan x इज इक्वल्स टू tan y बन रहा है, तो यहां पर जो x होता था वो क्या होता था, n पाई प्लस y, तो यहां से हो जाएगा n पाई और प्लस y की जगह क्या आ रहा है आपके पास, π/12, ये लीजिए, ठीक। तो थीटा ऐसा आ गया आपके पास, लेकिन अब हमें थीटा कौन से इंटरवल में लेना था, ये देखिए ध्यान से, हमें थीटा कौन से इंटरवल में लेना है, 0 से π/4 के बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए, वही वाला थीटा हमें कंसीडर यहाँ पर करना है। तो ध्यान से चेक करो, अगर आप यहाँ पर n का वैल्यू 1 लोगे, ठीक, तो n का वैल्यू अगर आप 1 लोगे तो बात आपकी नहीं बनेगी, चेक कर लो, आप किसी और क्वाड्रेंट में चले जाओगे, 12 1 12 पाई 13 पाई, यस 1 पाई से ज्यादा हो जाएगा, पाई से ज्यादा हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा आपको, ना तो आप कोई नेगेटिव एंगल ले सकते हो, n की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं ले सकते हो, अगर आप नेगेटिव लोगे 12 इंटू -1 -12 और +1 -11 π/12 आ जाएगा, जो कि आपको किसी दूसरे क्वाड्रेंट में लेके चला जाएगा, ठीक, ओके, करेक्ट। तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर रहना है तो एंगल आपके पॉजिटिव होने चाहिए, सही है ना, ओके। बाकी आप n का कुछ भी वैल्यू लोगे तो बात आपकी बनेगी नहीं, चेक कर लो, n इज इक्वल्स टू 0 रखोगे, जब आप n इज इक्वल्स टू 0 तो थीटा कितना आ जाएगा, 0 इंटू पाई, ये खत्म हो जाएगा π/12, ये लीजिए, बस यही एक आंसर आएगा, ठीक है, जो कि आपके इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। सो यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है ना, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है ना। नाउ इसको आप देख लीजिए, ठीक है, तो ये आपका आंसर है, इसको आप देख लीजिए, ये आपका फर्स्ट पेज है और ये आपका सेकंड पेज है। चलिए अब ध्यान से चेक करिए, नेक्स्ट अब देखिए, सॉल्विंग इक्वेशंस बाय कंपेयरिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एलएचएस एंड आरएचएस, ठीक है, सॉल्विंग, इसी में आपको 2 वेरिएबल भी दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना, सॉल्विंग, आगे चल के सॉल्विंग इक्वेशंस बाय कंपेयरिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम values of left hand side and right hand side, ओके। ध्यान से सुनिए जरा, क्या है, कंपेयरिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब ये क्या बात है, ये आपको सीखना पड़ेगा, कुछ बातें पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सवालों के माध्यम से सिखाता हूँ। देखो, नंबर 1, एनी इक्वेशन जिसमें कि आपका
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड दिया होगा, ऑब्वियसली किसी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड दिया होगा। may have may have may have may have solutions may have solutions only if may have solutions only if range of left hand side and right hand side is comparable अब ध्यान से सुनो जरा, कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका लेफ्ट हैंड साइड का रेंज और राइट हैंड साइड का रेंज निकालना है सबसे पहले। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ठीक। अगर रेंज कंपेरेबल है, मतलब अगर रेंज में कुछ कॉमन आ रहा है, मतलब राइट हैंड साइड की रेंज और लेफ्ट हैंड साइड की रेंज में अगर कुछ कॉमन आ रहा है तभी सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे, अदरवाइज सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होंगे। तो यही बात मैंने लिख दी है। क्या एनी इक्वेशन कोई दी रहेगी तो उसके पास क्या लिखा है, मे हैव सॉल्यूशन, यानी कि उसके सॉल्यूशन तभी पॉसिबल हो सकते हैं जब आपने लेफ्ट हैंड साइड का रेंज निकाला और राइट हैंड साइड का रेंज निकाला और कुछ ना कुछ वैल्यू अगर कॉमन आ रही है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की रेंज अगर कॉमन आ रही तभी सॉल्यूशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और दूसरा पॉइंट, अगर आपकी रेंज कंपेरेबल नहीं है, मतलब अगर रेंज ही लेफ्ट हैंड साइड की कुछ और आ रही है और राइट हैंड साइड की रेंज कुछ और आ रही है, तो रेंज ही जब कंपेरेबल नहीं है, रेंज को ही अगर आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हो, यानी कि रेंज में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की रेंज में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो कोई भी सॉल्यूशन सिस्टम का नहीं होगा, यानी कि सिस्टम का मतलब इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इफ रेंज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इफ रेंज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड is not comparable means is not comparable means कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ओके, then equation has no solution, तो उस इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, उस इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। नॉट कंपेरेबल मीन्स नथिंग इज कॉमन, nothing is common, nothing is common, okay, correct। now अब देखिए ये जो बात यहां पर लिख दी ना, थोड़ा सा आप इसको ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ है, ये लीजिए इस तरीके से, ठीक, मान लीजिए साइन एक्स इस तरीके से ग्राफ है, ठीक, ओके, साइन एक्स कोई ग्राफ है आपका, कोई क्या साइन एक्स ग्राफ है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक। अब मान लीजिए कि यहीं पर आपको एक इक्वेशन देके रखा है, क्या, मान लीजिए साइन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपको देके रखा है, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसका राइट हैंड साइड है, ठीक। अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड साइन की रेंज क्या होती है, साइन की रेंज होती है -1 से 1, यानी कि -1 से 1 के बीच की वैल्यू आएगी इसकी, ठीक, ओके, -1 से 1, तो इसकी रेंज होगी -1 से 1। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट बात जरा ध्यान से चेक करिएगा, ध्यान से जरा चेक करिएगा, देखिए ये रहा इसका लेफ्ट हैंड साइड, जो बात ऊपर लिखी वही पढ़ा रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड में रेंज कितनी हो गई, आप इस तरीके से इसको लिख लो, रेंज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, क्लोज इंटरवल -1 से 1, साइन एक्स की रेंज याद है आपको, और एफ ऑफ एक्स फंक्शन का मान लीजिए ग्राफ दिया हुआ है, ध्यान सुनो, एफ ऑफ एक्स फंक्शन का मान लीजिए आपको ग्राफ दिया, ये इसका राइट हैंड साइड है, एफ ऑफ एक्स क्या है इसका राइट हैंड साइड है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक। तो मान लो रेंज ऑफ राइट हैंड साइड दिया आपको क्या, क्लोज इंटरवल 1/2 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब ये क्या बात हो गई, ध्यान सुनो, मान लो कि ग्राफ आपको देके रखा है, ग्राफ से पढ़ लो ना, ये ग्राफ देखिए इस तरीके से जा रहा है, ये राइट हैंड साइड वाला ग्राफ है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और स्टार्ट कहां से हो रहा है, ध्यान चेक करो, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है 1/2 से, ठीक, ये वाला पॉइंट क्या आपका 1/2 है, तो पढ़ना आता है ग्राफ 1/2 से कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, देखो लेफ्ट हैंड साइड की रेंज को अगर आप नंबर लाइन पे दिखाओगे, ये इस तरीके से -1 से 1 तक, ये लीजिए, और राइट हैंड साइड की जो रेंज है 1/2 से इन्फिनिटी, ये देखिए यहां 0 आता है कहीं, और यहां 1 आता है, और यहां 1/2 आता है, दिख रहा है, ठीक, तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ध्यान से चेक करो, चलो अब दिख रहा है, ध्यान से सुनना जरा, राइट हैंड साइड की जो रेंज है वो 1/2 से लेके कहां तक इन्फिनिटी, तो भाई ध्यान सुनो,
इतना जो रीजन है वो दोनों में कॉमन आ रहा है ना, 1/2 से लेके 1 तक। ये वैल्यूज यहां पे भी तो आती हैं इसमें, साइन वाले में भी तो 1/2 से लेके 1 तक। मतलब ध्यान सुनो, दोनों के ध्यान से सुनिएगा जरा, दोनों की रेंज में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। मैंने आपको बताया ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की रेंज में कुछ ना कुछ कॉमन आए तो बोलेंगे कंपेरेबल है। तो दोनों की रेंज में कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा है। कहां से कहां तक चेक कर लो, यहां 1/2 होता होगा, -1 से 1 के बीच में, तो 1/2 से 1 तक यहां पर भी आ रहा है रेंज में, और 1/2 से लेके 1 तक यहाँ राइट हैंड साइड भी रेंज में आ रहा है। तो रेंज कंपेरेबल है, रेंज कंपेरेबल है इस बार। लेकिन उसने क्या लिखा कि रेंज अगर कंपेरेबल है, कंपेरेबल का मतलब है कुछ कॉमन आ रहा हो, सम वैल्यूज आर कॉमन, सम वैल्यूज आर कॉमन, सम वैल्यूज आर कॉमन। तो सम वैल्यूज अगर कॉमन हो तो जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन आए, सॉल्यूशन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ध्यान से चेक करो, क्या ये ग्राफ इसको कट कर रहा है कहीं पर, कहीं नहीं कर रहा है, चेक कर लो। ये इस तरीके से साइन का, ये किसका ग्राफ है आपका, साइन एक्स का, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का, और ये किसका ग्राफ है आपका, ये है एफ ऑफ एक्स का, यानी कि राइट हैंड साइड का। तो भाई ये ग्राफ इस तरीके से निकल जाएगा, चेक कर लीजिए, है ना, ये ग्राफ इस तरीके से निकल जाएगा इन्फिनिटी तक। ओके, और ये आपका किसका ग्राफ है, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है। तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। समझो समझो समझो, सुनो, रेंज तो इसकी क्या है, कंपेरेबल है, मतलब रेंज में तो कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। मतलब ये जो इक्वेशन आपको दी थी कौन सी, साइन एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ओके, हैव नो सॉल्यूशन, दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल लिख दो चुपचाप। क्या लिखोगे, सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, पॉसिबल, सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, ऑल्दो द रेंज इज कंपेरेबल, ऑल्दो द रेंज इज कंपेरेबल। सुन लो भाई हिंदी में सीधी साफ बात सुनो, क्या मैंने बोला कि लेफ्ट हैंड साइड की रेंज निकालो, राइट हैंड साइड की रेंज निकालो, देख लो कि लेफ्ट हैंड साइड की रेंज और राइट हैंड साइड की रेंज कंपेरेबल है कि नहीं, मतलब उसमें कुछ कॉमन है कि नहीं है। अगर कॉमन होगा, ठीक, अगर कॉमन होगा तब क्या, तब इक्वेशन का सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं हो सकने वाला एग्जांपल ये रहा आपके सामने, क्या पता इन दोनों के ग्राफ ही नहीं इंटरसेक्ट करते हो, तब भी रेंज कॉमन होने के बाद भी, ये देखिए रेंज में इतना पोर्शन कॉमन है, रेंज कॉमन होने के बावजूद भी शायद सॉल्यूशन ना हो, ठीक। लेकिन जनरली ऐसा होगा कि आपका जब लेफ्ट हैंड साइड का रेंज और राइट हैंड साइड का रेंज अगर कंपेरेबल होगा, यानी कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाया करेगा। अब देखो, अब सीधे चलते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, सवाल की तरफ, तभी समझ में आएगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। और नंबर 2, अगर रेंज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज नॉट कंपेरेबल, मतलब रेंज ही अगर दोनों की कंपेयर नहीं कर पा रहे हो आप, दोनों की रेंज, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की रेंज में कुछ भी कॉमन नहीं, तब तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए, और एक और नोट लगा ही लीजिए अब आप, नोट सम इक्वेशंस आर only true at boundary conditions, at boundary conditions। सुन लो ध्यान से, कुछ इक्वेशन तो तभी ट्रू रहती हैं जब कोई ना कोई बाउंड्री कंडीशन वहां लगी रहती है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका एग्जांपल एक पहले ही आप देख चुके हो, बाउंड्री कंडीशन का एक एग्जांपल आपने पहले भी देखा है, याद है, एक इक्वेशन आपको इस तरीके से कराई थी कभी ना कभी, याद करिए। इफ, ऐसा सवाल करा चुका मैं, इफ साइन x1 प्लस साइन x2 और प्लस साइन x3 इज इक्वल्स टू 3 था, तो याद है, तो मैंने आपको यहाँ बाउंड्री कंडीशन बताई थी क्या, कि ऐसा तभी होगा जब x1 x2 एंड x3, ठीक है, इन सब, मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल ऐसे होते हो कि जिसपे साइन का वैल्यू 1 आ जाएगा। भाई जब ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, तभी तो मैं इसका 1 + 1 + 1 करके 3 आएगा आंसर, समझ गए। तो यानी कि ये सारे के सारे क्या होने चाहिए थे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और कौन से ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ध्यान से सुनिए, जब आपको पढ़ाया था तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो 4n + 1, कॉपी उठा के देख लीजिएगा, π/2, ये जो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होते हैं, यहाँ पे साइन का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे साइन का वैल्यू 1 होता है। और यहाँ पे जो ऑड मल्टीपल होते हैं, यानी कि 4n + 3, यहाँ पर जो आता था आपका 4n + 1 π/2, ये वाले जो ऑड मल्टीपल होते थे 4n + 1 टाइप वाले ऑड मल्टीपल जो होते थे, यहाँ पे साइन का वैल्यू 1 होता था। और
4n प्लस 3 पाई बाई 2 वाले जो ऑड मल्टीपल होते थे, यहाँ पर साइन का वैल्यू क्या होता था, -1। ठीक, तो हमें साइन का कौन सा मल्टीपल लेना, हमें यहाँ पर साइन का जो एंगल है वो कौन सा लेना चाहिए बताओ, ये वाला कि ये वाला? तो जवाब है ऊपर वाला, क्योंकि तभी साइन का वैल्यू 1 होगा। तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 3। यानी कि ये जो तीनों एंगल है बिलोंग करते होंगे कौन से, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को। तो बस यही आपकी बाउंड्री कंडीशन है, चेक कर लो। ये इक्वेशन तभी ट्रू होगी जब आपका x1 x2 एंड x3 तीनों ही ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को बिलोंग करते होंगे। और भी कौन सा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 4n + 1 वाला। ठीक है ना, करेक्ट। अब चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन बस ध्यान से देखिएगा, तो क्वेश्चन से आपको सीखने समझने को मिलेगा। जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास, ध्यान से सुनिए, cos टू द पावर 50x एंड माइनस sin टू द पावर 28x इज इक्वल्स टू 1। करेक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, 2 पॉइंट पढ़ाए गए हैं, क्या, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की रेंज कंपेरेबल होनी चाहिए, और दूसरा बाउंड्री कंडीशन को भी आपको चेक करना चाहिए। ठीक, अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए पावर कैसी, हायर ऑर्डर की पावर है, बहुत बड़ी बड़ी पावर आ रही, तो इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले इसको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, cos की पावर 50 x इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन की पावर 28x। सही है, ऐसा हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करना, अभी अभी पढ़ाया गया था लेफ्ट हैंड साइड का रेंज निकालो, राइट हैंड साइड का रेंज निकालो। ठीक, तो हम निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड का रेंज। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जब रेंज निकालोगे, cos की पावर 50 का रेंज कैसे निकालोगे बताओ, याद है, ध्यान से सुनिए। पावर कैसी, इवन है, और इवन पावर में रेंज कैसे निकालते थे, अगर भूल गए हो तो भाई मैं थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा। cos x की रेंज क्या होती थी तुम्हारी, याद करो, -1 से लेके 1। ठीक, और पावर अगर इवन हो जाए, यहाँ पावर अगर इवन हो जाए तो कहां से स्टार्ट करते थे, याद है, 0 से लेके फिर इन दोनों का स्क्वायर करते थे, -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, जो बड़ा आता था वहां पे स्टॉप कर देते थे, याद आया। ठीक, तो इसकी रेंज बनेगी क्या, 0 से स्टार्ट करेंगे क्लोज इंटरवल, और -1 का स्क्वायर भी 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, तो रेंज कितनी आ जाएगी, 0 से लेके 1। ठीक, ये हो गया। अब इसकी रेंज ध्यान से सुनिए, राइट हैंड साइड की रेंज कितनी आ जाएगी, इसके लिए सबसे पहले आपको किसकी निकालनी होगी, sin 28x की रेंज। पहले इसकी रेंज निकालोगे तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, याद करो, इसकी भी उसी तरीके से हो जाएगी जैसे cos की होगी, cos की -1 से 1 और sin की भी -1 से 1, लेकिन पावर इवन है तो 0 से स्टार्ट करेंगे क्लोज इंटरवल और कहां तक लेके जाएंगे, 1 तक। ठीक, अब ध्यान सुनो, इतने में आपको क्या ऐड करना है, 1, तो इस पूरे की राइट हैंड साइड की रेंज कितनी आ जाएगी, चेक कर लो, 1 + 0 1 और 1 + 1 2। सही है। अब सुनिए, ये क्या है आपका, ध्यान से सुन लेना भाई, ये क्या लिखा है, ये रेंज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड है, क्या है, रेंज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या लिखा है, ये है रेंज ऑफ राइट हैंड साइड। अब सुनो क्या पढ़ाया गया था, अगर दोनों की रेंज कंपेरेबल हो, अगर दोनों की रेंज क्या हो, कंपेरेबल हो, मतलब दोनों की रेंज में अगर कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, तभी सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो चेक कर लो क्या दोनों की रेंज में कुछ कॉमन आ रहा है, चेक कर लीजिए, क्या दोनों की रेंज में कुछ कॉमन आ रहा है, ये आप नंबर लाइन पे चेक कर सकते हैं, ये 1 से लेके 2 तक है ना भाई। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है यार, 1 कॉमन है, चेक कर लो, इसमें भी आ रहा है 1, इसमें भी, और कोई नंबर कॉमन नहीं आएगा, इतना आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक, तो 1 आ रहा है, तो ध्यान से चेक करिए, देखिए दोनों की रेंज में क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। ओके, नाउ अब ध्यान से चेक करिए, अब देखिए यहां पर आके कुछ डिसीजन आपको लेना होगा। ठीक, यहां पे आके कुछ डिसीजन आपको लेना होगा। करेक्ट, दोनों की रेंज में क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, कंपेरेबल है, तो सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक, यहां पे मैं लिख देता हूं पूरा स्टेटमेंट, ये देखिए, रेंज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। ओके, फिर रेंज ऑफ राइट हैंड साइड is equals to close interval 1 to 2। okay, so range is comparable, range is comparable। और इस चीज को देखने के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, नंबर लाइन पे आपने बनाया क्या, यहां से देखिए 0 से 1, 0 क्लोज और 1 पे क्लोज। ठीक, ये देखिए इस तरीके से ये बनाया आपने लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड का क्या आएगा, इसी के नीचे एक नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ 0 का मान लो, चलो, है ना। अब 0 तो वैसे, 1 मिनट भाई, नंबर दिखाता हूँ बस मैं आपको, नंबर यहाँ 0 होगा कहीं, यहाँ 1 होगा, और फिर
यहाँ कहीं क्या होगा 2 होगा। तो राइट हैंड साइड की बच्चों जो रेंज आ रही वो कहाँ से कहाँ आ रही, 1 से लेके 2 तक। ये देखो अब ऊपर वाले और नीचे वाले में जो कॉमन है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1 ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है। अगर दोनों का इंटरसेक्शन लोगे आप, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने लिखा है रेंज इज कंपेरेबल। अगर रेंज कंपेरेबल है, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। और अगर सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, ठीक है ना, सो ध्यान से चेक करिए। अगर अब सोचना है, अब सोचना है, सोचने के लिए तैयार रहना, अब सोचने के लिए तैयार रहना। ठीक, कॉमन वैल्यू क्या आ रही, मैं लिख दे रहा हूँ भाई। पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है, मतलब परेशान तो करने वाला सवाल है, ये सोचना पड़ता है ना, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लेगा। कॉमन वैल्यू कितनी आ रही, 1 आ रही ना, मतलब समझो, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड भी अपनी वैल्यू क्या देगा, 1 देगा कभी ना कभी। भाई लेफ्ट हैंड साइड अपनी वैल्यू 1 देगा, समझो ना, समझो, इसका भी रेंज 1 के लिए क्वालिफाइड हो रहा है, मतलब इसकी रेंज में 1 आता होगा, और इस राइट हैंड साइड की रेंज में भी 1 आता होगा। ऐसा कब होगा, सोचो, ऐसा कब होगा, सोच सकते हो, सुन लो ध्यान से भाई। कुछ लोग यहाँ नहीं सोच पाएंगे। ये देखो 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 देखो, इसको पकड़ के लाओ भाई, इसको पकड़ के लाओ। सोचना है भाई, यहाँ सोचना है, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ सोचना है। इधर सुनो ध्यान से, यहाँ सोचना है, बहुत बहुत तेज दिमाग से सोचना है। इधर देखो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई इसकी, मतलब इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड की और इस पूरे राइट हैंड साइड की कॉमन वैल्यू कितनी आ रही, 1 आ रही। अब सोचो, ऐसे सोचो कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है तुम्हारा, जब ये 1 आएगा तो भाई ये पूरा इसके को, तो इसको भी बनाना पड़ेगा, इसको भी बनाना पड़ेगा, और ये 1 तभी आएगा जब ये साइन x 0 हो जाएगा। सोच लो भाई आराम से, सोच लो, यही सोचना है आपको, और क्या है। सुन लो फिर से ध्यान से, मैंने कहा कि इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, मतलब इसके रेंज में कॉमन क्या है, 1 है। तो ये देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड जब 1 होता होगा, सोच लो, लेफ्ट हैंड साइड भाई 1 तो होगा ही ना, पक्का। क्यों होगा सर, भाई कॉमन रेंज में बना रहा है। तो जब ये 1 होता होगा, ध्यान सुनो, जब ये 1 होता होगा तो राइट हैंड साइड को भी 1 होना पड़ेगा, और राइट हैंड साइड को 1 होने के लिए क्या होगा, 1 तो पहले से बैठा है, तो इस पूरे को क्या होना पड़ेगा, 0। तभी तो 1 + 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इतना सोचने के बाद अब आप इसमें लगाओगे कंडीशन। क्या कंडीशन लगाओगे, ध्यान से चेक करिएगा। ठीक, ध्यान से चेक करिएगा। हम लिखेंगे दिस इक्वेशन इज ट्रू, ये जो ऊपर लिखी है हम लिखेंगे दिस इक्वेशन इज ट्रू। अब सुनो, IFF लिखा रहेगा तो इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। तो दिस इक्वेशन इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ ये जो वैल्यू आपकी क्या, cos की पावर 50 x बराबर क्या आ जाए, 1 आ जाए, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और उसी टाइम इस साइन को क्या आना पड़ेगा, 0, यानी कि साइन की पावर 28 x बराबर क्या हो जाए, 0। तो जब ये 1 होगा और ये 0 होगा, चेक कर लो, 0 + 1, इधर भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, दोनों मैच कर जाएंगे। बस अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद इनका इंटरसेक्शन हम ले लेंगे, बस वही आपका आंसर होगा। cos की पावर 50 x इज इक्वल्स टू कितना है, 1, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और उसी टाइम साइन की पावर 28 x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए cos x बराबर 1 कब होता है, क्योंकि भाई 1 की पावर 50 ही कितना आएगा, 1 आएगा भाई, 1 की पावर ही कितना भी कुछ कर दो तो क्या आता है, 1 आता है। सोचो जरा, cos x की होल पावर 50 बराबर 1 कब आएगा, जब cos x 1 होगा। और cos x 1 कब होता है, पीछे ओपन करके देखिए, कॉपी में लिखवाया है, cos x 1 कब होता है ना, ऐसा तब होगा जब जब cos x बराबर 1 हो जाएगा। खुद सोचो भाई, 1 की पावर 50 बराबर 1 आ जाएगा, तो cos x 1 कब होता था, जब x क्या होता था आपका, आप चाहो तो भाई वैसे भी सॉल्व कर सकते हो उसको, cos x बराबर, और इसको 1 को cos π/2 करके वैसे करोगे, बट हम डायरेक्ट कर लेंगे ना, इतना लफड़ा क्या करना है। cos x बराबर जब 1 होता है, अगर cos x 1 लोगे तभी तो 1 की पावर 50 1 आ जाएगा, और उस टाइम x क्या होता था, ये कॉपी में पीछे लिखवाया है, ये होता था आपका क्या, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, चेक कर लेना। तो x को क्या होना पड़ेगा, 2n पाई। जब x आपका 2n पाई होता था तो उसी टाइम आपका ध्यान से चेक करिएगा, cos का वैल्यू क्या होता था, 1 होता था। एक तो ये बात हो गई, ठीक। और सुनो ध्यान से, यहां से दूसरा केस भी आपका निकलेगा क्या, क्योंकि पावर 50 है, इवन पावर है, तो 1 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ आप सोचोगे, मतलब समझो, cos x बराबर अगर -1 हो जाए तब भी बात आपकी बन जाएगी, चेक कर लो भाई, -1 की पावर 50 करोगे तब भी बनाएगा। सोचो, ये मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूं, भी दोनों को मैं कंबाइन करके लिख दूंगा। cos x बराबर -1 भी तो हो सकता है, ऐसा सोचो, तो या तो ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है, ठीक।
cos x बराबर -1 भी आपके पास हो सकता है। कहने का मतलब है फुल एंड फाइनल अगर आप इसका जवाब दोगे तो इस तरीके से निकल के आएगा। देखो फुल एंड फाइनल जवाब इस तरीके से निकल के आएगा। आप क्या बोल सकते हो कि cos x की पावर 50 इज इक्वल्स टू 1 है अगर, ठीक, तो फुल एंड फाइनल बात यह है कि cos x को क्या आना पड़ेगा, या तो +1 या तो -1। ठीक, अब इधर आ जाओ, यहां पर क्या है, साइन x बराबर कितना आ रहा है, साइन x बराबर कितना आ रहा है बताइए, साइन 28 की पावर x बराबर 0। तो ऐसा कब होता है, ऐसा तभी होगा जब साइन x बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और साइन x 0 कब होता है, जब x बराबर क्या होता था, n पाई होता था। ठीक है, x बराबर n पाई होता था। ठीक है ना। अब सुनो, एक ये वाला जवाब, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया यार दिखाने के लिए तुम्हें, उसको छोड़ो, अभी मैं एक चीज दिखा देता हूँ तुम्हें। एक जो ये वाला जवाब आया है, ठीक, और एक जो ये वाला जवाब आया, ये तभी ट्रू होता होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ये मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, ये तभी ट्रू होता होगा, फाइनल आंसर का देखो कैसे होगा, ये तभी ट्रू होता होगा जब x बराबर कितना हो जाए, n पाई। अगर आपको भरोसा नहीं तो आप जाके चेक कर लीजिए, आप जाके चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए ना, जाइए। n का डिफरेंट वैल्यू रखते जाओगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, n का डिफरेंट, भाई इन दोनों को लिखने का ये तरीका आप जाके चेक कर लेना, मैं क्या कह रहा हूँ, हर एक चीज में बताऊंगा, समझो जरा बात को। यहां पर n के ऐसे कुछ वैल्यूज होंगे जिसपे साइन 0 हो जाएगा, n के ऐसे कुछ वैल्यूज होंगे जिसपे cos +1 आ रहा होगा, और n के ऐसे कुछ वैल्यूज होंगे जिसपे cos क्या आ रहा होगा, -1। तो इन दोनों को कंबाइन करके लिखने का ये तरीका है, x बराबर n पाई। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा नहीं बहुत डिफिकल्ट है, ये आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा। खुद देख लो भाई, ये n पाई cos x बराबर +-1 को भी डिफाइन कर रहा है, और x बराबर n पाई sin x बराबर 0 को भी डिफाइन कर रहा है। और जब आपके पास टाइम हो तो n की अलग अलग वैल्यू को रख के देखिएगा, जब n की अलग अलग वैल्यू को आप रख के देखोगे तो ये भी सेटिस्फाई करेगा और ये भी सेटिस्फाई करेगा। एंड लगा हुआ है इंटरसेक्शन, तो इसका और उसका इंटरसेक्शन ये रहा आपका। ठीक, अब मैं आपको नेक्स्ट सवाल दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos 4 थीटा और प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है। अब बताओ, अगर cos 4 थीटा और प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है, तो सोचो कब आता होगा ऐसा, सोचो कब आता होगा, है ना भाई। इसका वैल्यू 2 कब मिलेगा, जब ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, तो 1 + 1 ही तो 2 होता है। तो ये थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा, यानी कि बाउंड्री वैल्यू कंडीशन है यहाँ पर, क्या है, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन वाला सवाल है, और बड़ी सीधी साफ बात है, ध्यान से चेक करिएगा जरा। दिस इक्वेशन इज ओनली ट्रू, दिस इक्वेशन इज ओनली ट्रू इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, अब अच्छा एक चीज और, कुछ लोग सोच रहे होंगे रेंज कंपेरेबल है, हाँ रेंज कंपेरेबल है, रेंज कंपेरेबल है, ठीक है ना, इसकी और उसकी रेंज कंपेरेबल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की रेंज कंपेरेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, नाउ सो दिस इक्वेशन इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ, जब आपका cos 4 थीटा भी 1 आ जाए और sin 4 थीटा भी, आपका sin 5 थीटा भी कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो ध्यान से चेक कर लेना, cos 4 थीटा भी कितना आ जाए आपका, 1 आ जाए, एंड आपका sin 5 थीटा भी कितना आ जाए, 1 आ जाए। खुद चेक कर लो भाई, जब ये 1 होगा और जब ये 1 होगा, ठीक, तभी तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, अब यहां से आप क्या करो, इसका सोल्यूशन निकालो, इसका सोल्यूशन निकालो, और दोनों का इंटरसेक्शन लेके आंसर देखते हैं। तो ये इक्वेशन देखिए बच्चों, cos 4 थीटा बराबर 1 है और यहां से sin 5 थीटा बराबर 1 है। ठीक, तो ऐसा कब होता था, याद करिए, cos थीटा बराबर 1 कब होता था, cos x बराबर 1 कब होता था, जो x है, x की जगह ये पूरा है, अगर आपको याद है पीछे जो पढ़ाया था वहीं से करा रहा हूं भाई, cos x बराबर 1 होता था, तो x क्या होता था आपका 2n पाई, कॉपी में लिखवाया है, स्टार्टिंग में देखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे x की जगह क्या आ रहा है, 4 थीटा, तो 4 थीटा क्या हो जाएगा बताओ, 4 थीटा अगर भाई x की जगह आ रहा है ना, तो cos x बराबर 1 है, तो 4 थीटा को क्या होना पड़ेगा, 2n पाई, सही है। तो यहाँ से थीटा निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, 2n पाई बाय 4, 2 1 जा और 2 2 जा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई बाई 2। ओके करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखिए, यहाँ से अगर आप करोगे sin 5 थीटा बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है,
ठीक, तो ये साइन एक्स 1 कब आता था याद करिए, ये देखिए यहाँ पे 1 आता था साइन एक्स, और यहाँ पे उस टाइम x कितना होता था, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 4n + 1 पाई बाई 2। ठीक, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5 थीटा बराबर कितना होना पड़ेगा, x की जगह ये आ रहा है ना, साइन x बराबर 1 है, तो 4n + 1 पाई बाई 2, सही है। ओके, नाउ अब यहाँ से आप थीटा निकालोगे तो 5 जाके इधर डिवाइड लगाएगा तो कितना आ जाएगा 4n + 1, ओके, पाई बाई 10, ये लीजिए। ठीक, और दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है, इसका और इसका हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। अब इंटरसेक्शन कैसे लें, ये समस्या का विषय, इसके लिए आइए हम एक काम करते हैं, ध्यान से सुनिए, इसमें कुछ एंगल्स निकाल लीजिए और उसमें भी कुछ एंगल्स निकाल लीजिए और देख लीजिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप इन दोनों को शो करने वाला कॉमन एंगल लिख सकते हो। मतलब समझो, यहाँ पे एन की वैल्यू 0 डाली तो थीटा कितना मिलेगा, यहाँ पे मैं थीटा लिख रहा हूँ, ध्यान से करो, एन की वैल्यू 0 डालोगे तो मिलेगा 0, एन की वैल्यू 1 डालोगे तो मिलेगा पाई बाई 2, सही है। और एन की वैल्यू, और सुन लो एक बात बता दूं, सुन लो ध्यान से, एन की पॉजिटिव वैल्यू ही डालना, नेगेटिव वाली मत डालो भाई, बात समझो, एन की पॉजिटिव वैल्यू ही डालो, नेगेटिव वाली मत डालो। पता है क्यों, नेगेटिव वाले पे एंगल तो शायद कॉमन हो जाए लेकिन लफड़ा है, नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो 5 थीटा भी क्या हो जाएगा कभी ना कभी नेगेटिव, और साइन ऑफ नेगेटिव माइनस साइन नेगेटिव, याद है भाई क्या पढ़ा है, ये देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है चीजें, साइन ऑफ -x क्या होता है, -sin x होता है ना। तो समझो अगर तुम नेगेटिव एंगल लेके आ रहे हो, 5 थीटा अगर नेगेटिव हो गया तो साइन अपनी वैल्यू नेगेटिव देगा ना, और अगर ये नेगेटिव आ गया तो 2 नहीं आ पाएगा, प्रॉब्लम ये भाई समझो जरा, cos ऑफ -x तो क्या होता है cos x, मतलब अगर आपने x नेगेटिव लिए, एंगल अगर आपने नेगेटिव लिए तो cos तो टेंशन नहीं है, cos तो मेंटेन कर लेगा, साइन प्रॉब्लम कर सकता है कभी ना कभी, है ना, साइन अपनी वैल्यू नेगेटिव दे देगा, तो ये चीज जब नेगेटिव हो जाएगी तो भाई किसी पॉजिटिव में से नेगेटिव घटाओगे तो क्या पता 2 ना आए कभी कभी, है ना, तो ये समस्या हो सकती है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू लेके आप मत देखो। चलो बहरहाल अब यहां पर आओ, तो एन का वैल्यू आपने कितना रखा पाई बाई 1, तो पाई बाई 2, एन का वैल्यू 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल होगा, पाई, एन का वैल्यू 3 रखो तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2, एन का वैल्यू 4 रखोगे तो कितना आएगा, 2 से 4 कटेगा तो आएगा 2 पाई, ठीक, एन का वैल्यू 5 रखोगे आएगा कितना 5 पाई बाई 2, सही, एन का वैल्यू 6 रखोगे तो आएगा 3 पाई, फिर एन का वैल्यू 7 रखोगे आएगा कितना 7 पाई बाई 2, ठीक, एन का वैल्यू 8 रखोगे आएगा 4 पाई, एन का वैल्यू 9 रखोगे आएगा कितना 9 पाई बाई 2, है ना, इस तरीके से आता चला जाएगा। और रखो एन का वैल्यू 10 रखो, कितना आ जाएगा भाई 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 पाई, एन का वैल्यू 6 रखो तो 3 पाई, नहीं एन का वैल्यू कितना रखा 10, है ना, तो एन का वैल्यू रखेंगे 11 पाई बाई 2, ये लो, ठीक, ऐसे कुछ एंगल आपको मिल गए, करेक्ट। अब इसमें एन का वैल्यू रखो और यहाँ थीटा निकालो, ठीक, तो एन का वैल्यू 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा पाई बाई 10, ठीक, फिर एन का वैल्यू 1 रखोगे कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 10, ठीक, एन का वैल्यू 2 रखो कितना आ जाएगा 4 2 8 + 1 9 पाई बाई 10, ठीक, उसके बाद एन का वैल्यू 3 रखो 4 3 12 + 1 13 पाई बाई 10, उसके बाद एन का वैल्यू 4 रखो 4 4 16 + 1 17 पाई बाई 2 पाई बाई 10, पाई बाई 2 नहीं पाई बाई 10, ऐसे कुछ एंगल्स मिल रहे हैं इसमें, ओके। और यहाँ पर हमने एन का वैल्यू 11 तक रखा था, 12 रखोगे तो मिलेगा कितना 6 पाई, और 13 रखोगे तो कितना मिलेगा 13 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2, ओके। नाउ अब एंगल देखिए कौन कौन से आपको कॉमन मिल रहे हैं, ध्यान से चेक करना, ये 5 से जब 10 कटेगा तो ये चीज आपकी क्या बन जाएगी पाई बाई 2, और क्या मिल रहा है आपको, ध्यान से चेक करो, एक तो मिला आपको पाई बाई 2, और इसके बाद और भी एंगल निकालने पड़ेंगे भाई लग रहा है, ये मिला आपको पाई बाई 2, और इधर मिल रहा है आपको पाई बाई 2, हाँ इधर भी मिल रहा है आपको पाई बाई 2, और कोई एंगल कॉमन है, और कोई एंगल कॉमन है, और भी वैल्यू रख के देखना पड़ेगा भाई, है ना, और भी वैल्यू रख के देखना पड़ेगा। चलिए देखिए 5 5 25, 4 5 20 21, 4 6 6 रखो भाई, एन यहाँ 6 रखो, एन का वैल्यू 6 रखो, 4 6 24 24 + 1 25, तो आगे चल के कहीं पर n बराबर जब तुम कितना रखोगे, लंबा क्वेश्चन है भाई, n बराबर 6 4 6 24 + 1 25, तो 25 बाय n बराबर 6 पे कितना मिलेगा तुम्हें
25 पाई बाई 10, और इसका क्या मतलब बताओ, 25 पाई बाई 10 का क्या मतलब है, इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक, तो इसका मतलब क्या है 5 5 ज़ा, इसका मतलब सॉल्व करके कितना आएगा, 5 से कटेगा, 5 5 25, 5/2 पाई, ठीक। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, एक तो ये वाला एंगल देखो इधर से आएगा कितना, सॉल्व करके π/2, तो इधर भी मिल रहा है π/2, उसके बाद फिर नेक्स्ट एंगल आपको कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा 5π/2, सही है, यहाँ पर भी मिल रहा है आपको क्या 5π/2, ठीक। तो ऐसे कुछ एंगल्स आपको मिल रहे हैं, और क्या मिलने की संभावना है, मेरे ख्याल से π/2 और 5π/2 में कितने का गैप है, 4 का, ठीक, यहाँ पे भी मिल गया है। नेक्स्ट जो एंगल आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 9π/2, वहां पर भी आपको कभी ना कभी मिलेगा 9π/2, 9π/2 आपको कभी ना कभी मिलेगा, किसी ना किसी एन पे आपको 9π/2 मिलेगा, 9π/2 मिलेगा, ओके। देखते हैं 4n + 1/10 और ये पाई है ना 9π/2, अगर हमें लेके आना है तो n कितना होना चाहिए आपका, यहाँ सॉल्व करेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक, 2 और ये 5 5 9 45, तो 4n + 1 बराबर 45, तो ये 11 रखोगे तब बात बनेगी, चेक कर लो, ठीक। यहाँ से देखो n की वैल्यू 11 रखोगे, 4 × 11 44 + 1 45, 45/10 जब आप करोगे, 45/10 जब आप करोगे, है ना, इसको मैं अलग से थोड़ा दिखा दे रहा हूँ, n बराबर 11 जब रखोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 45π/10, है ना। अब देखो चैप्टर खत्म हो रहा है तो क्वेश्चन तो अच्छे अच्छे लेंदी आपको मिलेंगे थोड़े से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 9 और 5 2, अब बताओ कितना आ गया, यही मैं आपसे कह रहा था कि 9π/2 भी आपको मिलेगा, ठीक। देखा, तो कौन कौन सा एंगल आपको कॉमन मिल रहा है, मैं फाइनल लगा दे रहा हूं, यहां से मिला π/2, तो यहां से मिला आपको कहीं ना कहीं ये वाला जो एंगल है π/2, ठीक। उसके बाद 5π/2 अगर यहां मिला तो यहां पर भी आपको 5π/2 यहां मिला, ठीक। उसके बाद अगर आपको यहाँ 9π/2 मिला तो आपको यहाँ पर भी 9π/2 कब मिला, जो 45/10 किया हमने n बराबर 11 पे, ये देखिए, तो ये सारे एंगल आपके क्या है, कॉमन है। और जो एंगल यहाँ पर कॉमन है इसको लिखने का तरीका क्या है, तो ध्यान से चेक करो, इनको लिखने का तरीका क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। अब कॉमन थीटा आप कैसे लिख सकते हो, जो दोनों में कॉमन है, सो कॉमन थीटा इस तरीके से लिख सकते हो, 4n + 1 4n + 1 π/2, भरोसा नहीं है तो चेक कर लो भाई, एंगल कौन कौन से थे, π/2 था, नेक्स्ट क्या था बताओ, 5π/2 था, नेक्स्ट क्या था बताओ, 9 5π/2 था, ठीक। अब ध्यान से करो, इसमें अगर n 0 डालोगे, n अगर 0 डालोगे तो कितना मिलेगा तुम्हें π/2, ठीक। n अगर 1 डालोगे तो कितना मिलेगा 5π/2, फिर n अगर इसमें तुम कितना डालोगे, 3 डालोगे, 4 3 12 + 1 13, 13π/2, ओके। और 9 आपको मिल जाएगा n बराबर 2 पे, यस, n बराबर 2 डालोगे तो कितना मिलेगा, 4 2 8 + 1 9, 9π/2, ये लीजिए। तो ये जो आंसर है ये दोनों के कॉमन थीटा को दिखा रहा है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये दोनों के कॉमन सॉल्यूशन को दिखा रहा है। देख लीजिए, ऐसा कुछ खास था नहीं, इतना घूमने की बात नहीं है, बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा आपको ध्यान लगाना है। ये n π/2 बचा था यहाँ, बस आपको ध्यान लगाना है, क्या किया है बताओ, कुछ नहीं किया है, बाउंड्री कंडीशन सोची कि जब ये 1 होगा, जब ये 1 होगा तभी 2 होगा, ठीक। तो cos थीटा बराबर 1 रखा, तो इसका मतलब ये x है, cos x बराबर 1 होता है तो x बराबर 2n पाई होता है, तो थीटा बराबर, अब यहाँ से थीटा निकालना है आपको, थीटा बराबर 4 जाके डिवाइड करेगा तो इसका थीटा ऐसा आ गया, और उसका थीटा कैसा आ गया, साइन x बराबर 1 होता है तो x किसके इक्वल होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, और कौन सा ऑड मल्टीपल लेना है, ऊपर वाला, यहाँ साइन 1 होता है और यहाँ पर साइन क्या होता था -1, 4n + 3 π/2 के लिए, ठीक। तो ऐसा रखा, यहाँ से थीटा निकाला, अब भाई थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसके एंगल निकालो कुछ ना कुछ, और इसके एंगल निकालो कुछ ना कुछ, देख लो कौन कौन से कॉमन एंगल आ रहे हैं, तो कॉमन एंगल थे π/2 5π/2 9π/2, इस टाइप के कॉमन एंगल थे, तो जो कॉमन एंगल थे उसका जनरल फॉर्मूला क्या आएगा वो आपको दिखाना पड़ेगा, उसका जनरल फॉर्मूला आया 4n + 1 π/2, ठीक है ना। तो ये था आपका, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, इस तरीके से इसको हम हैंडल करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था आप रेंज निकाल के आइएगा, मतलब रेंज का थोड़ा सा रिवीजन आपको करना पड़ेगा, जैसे कि देखिए देखिए किसी क्वेश्चन में तो आपको बाउंड्री कंडीशन दिख जाती है, ठीक, किसी क्वेश्चन में आपको बाउंड्री कंडीशन दिख जाती है, जैसे पीछे
यहाँ पे आपको बाउंड्री कंडीशन दिख गई थी कि भाई जब ये मैक्सिमम 1 होगा तभी ये 2 होगा। और किसी क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है आपको, बाउंड्री कंडीशन नहीं दिखाई पड़ेगी। जब बाउंड्री कंडीशन नहीं दिखाई पड़ेगी तो आप क्या करोगे, आप लेफ्ट हैंड साइड का रेंज निकालो, राइट हैंड साइड का रेंज निकालो और उसको कंपेयर कर दो। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए जरा, ये जो सवाल था, ठीक, ये जो सवाल था जो हमने स्टार्टिंग में किया था, यहां पर भी क्या है, यहां पर क्या है, ये रहा इसका लेफ्ट हैंड साइड, ये रही इसकी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ हमने बाउंड्री कंडीशन भी चेक कर ली, सॉरी यहाँ हमने क्या कर लिया, हमने रेंज भी चेक कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड का रेंज और राइट हैंड साइड का रेंज कंपेरेबल था। ओके, और बाउंड्री कंडीशन भी हमने लगा दी है, बाउंड्री कंडीशन ही लगाई थी जिससे हमने इसको सॉल्व किया था। कुछ ना कुछ कंडीशन निकल के आएगी, जैसे साइन 28 एक्स बराबर 0, और जो भी था आपका दूसरा क्या बना था, कॉस 50 एक्स बराबर कितना बना था, 1। ओके, अब देखिए जरा, जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है क्या, ये देखिए, तो साइन एक्स बराबर एक्स प्लस 1/x। अब ध्यान से सुनिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये फंक्शन बैठा हुआ है और राइट हैंड साइड में ये फंक्शन बैठा हुआ है। अब जो लोग भूल गए होंगे, इसका मैंने आपको ग्राफ प्लॉट करवाया, कॉपी उठा के देख लीजिएगा, रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में। ठीक, इसका ग्राफ किस तरीके से आया था, यदि आपको एक बार मैं याद दिलाना चाहूं ताकि आप इसकी रेंज निकाल लें। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से था, ऐसा। ठीक, ये आपका यहाँ +1 था और यहाँ आपका क्या था, -1 था। ठीक, और इसकी जो रेंज थी, यहाँ से आपने यहाँ पर लेके आए थे और यहाँ से यहाँ पर। ठीक, सो ये नंबर था आपका 2 और ये नंबर था -2, याद है, -2 से लेके -∞ और 2 से लेके +∞ यूनियन। तो इसकी जो रेंज थी इसकी, है ना, ये राइट हैंड साइड का ही ग्राफ बना हुआ है किसका, x + 1/x का। तो इसकी जो रेंज होती थी वो होती थी आपकी कितनी, चेक कर लीजिए। इसकी जो राइट हैंड साइड की रेंज होती थी बच्चों, वो थी -2 से लेकर -∞, है ना, और -2 पे क्या था, क्लोज था आपका, है ना, -2 पे आपका क्लोज था, ओपन यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी ओपन। ठीक, ये आपकी रेंज थी राइट हैंड साइड की। और इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड की रेंज आप निकाल सकते हो, कैसे, साइन एक्स की रेंज कितनी होती है बताइए, साइन एक्स की रेंज कितनी होती, क्लोज इंटरवल -1 से 1। तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन एक्स की रेंज कितनी आ जाएगी, याद है, मल्टीप्लाई करोगे तो -2 × 1, 2 × -1 -2 एंड 1 × 2 2, करेक्ट। तो इस तरीके से इसकी राइट हैंड साइड की जो रेंज आ जाएगी कितनी आ जाएगी, -2 से लेके 2, ये लीजिए। अब चेक कर लो, ये लेफ्ट हैंड साइड की रेंज है, ठीक, और ये है इसकी क्या, राइट हैंड साइड की रेंज। अब क्या दोनों की रेंज में कुछ कंपेरेबल है, मतलब कुछ कॉमन है, दोनों की रेंज में कुछ कॉमन आ रहा है, यस सर आ रहा है, ध्यान से चेक कर लो भाई, ध्यान से चेक कर लीजिए, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, यस सर। क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 इसमें भी है, ठीक, और 2 इस पे भी है, -2 इसमें भी है और -2 इसमें भी है। तो दोनों की रेंज कंपेरेबल है, यानी कि सॉल्यूशन क्या पता निकल जाए, सॉल्यूशन क्या पता निकल जाए, सॉल्यूशन निकल सकता है, सॉल्यूशन निकल सकता है। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्यूशन निकल सकता है। ओके, नाउ अब ध्यान से चेक करिए, क्या, यस, देखो -2 से 2 के बीच में, जरा नंबर लाइन पे चले जाइएगा, -2 से 2 के बीच में, ध्यान सुन लो, -2 से 2 के बीच में, यहां तो आते हैं नंबर बट इसमें तो नहीं आते ना, ध्यान से चेक कर लेना, -2 से 2 के बीच में इसमें तो नहीं आते, इसमें तो -2 से लेके -∞ और 2 से लेके इन्फिनिटी आते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ध्यान से सुनो, हम यहीं से चलते हैं, सुनो हमने क्या किया, हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, ठीक, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका बताओ, 2 sin x। अब बताओ 2 sin x की वैल्यू क्या हो सकती है, सुन लेना ध्यान से जरा, 2 sin x की वैल्यू क्या हो सकती है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, या तो +2 होगी या तो -2 होगी। कहने लगा क्यों सर, इसके बीच में क्यों नहीं हो सकती भाई, इसके बीच में इसलिए नहीं हो सकती, इसके बीच में लोगे तो इसमें तो नहीं आएगा ना, हमें तो कॉमन सॉल्यूशन लेना है ना दोनों का, समझो जरा बात को, दोनों की रेंज का हमें कॉमन लेना है, ऐसे सोचो, ठीक। ओके, तो हमने बोला 2 sin x क्या हो सकता है, या तो +2 होगा या तो -2 होगा, ठीक, ऐसा हमने सोचा। मैंने आपको बताया ना, चेक कर लो भाई दोनों में कॉमन क्या है, मैं लिख दे रहा हूं, दोनों की रेंज में कॉमन क्या है, कॉमन वैल्यूज इन रेंज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। भाई खुद देख लो, अगर इसके अलावा कुछ आ जाए तो मुझे बता दो।
देख लो ना भाई, देख लो देख लो, +-2 के अलावा कुछ पॉइंट कॉमन है नहीं। तो मैंने कहा कि भाई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अगर हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएं तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 sin x, ये या तो +2 होगा या तो -2 होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब इसी तरीके से आपने सोचा किसके बारे में, राइट हैंड साइड के बारे में। तो भाई अगर लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वही राइट हैंड साइड भी होगा, लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वही राइट हैंड साइड भी होगा। तो ध्यान सुनो, तो आपने कहा कि राइट हैंड साइड, क्योंकि कॉमन वैल्यू तो यही है ना आपकी +-2, तो राइट हैंड साइड की भी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, +-2। अब ध्यान से सुनना जरा, ध्यान से सुनिएगा जरा, ध्यान से सुनिएगा जरा, देखिए ध्यान से सुनिएगा जरा। इस बार ये वही वाला केस है क्या कि रेंज इज कंपेरेबल, रेंज इज कंपेरेबल, रेंज आपका क्या है, कंपेरेबल है, बट 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 सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, बट सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। रेंज कंपेरेबल होगी बट सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल वाला केस है ये। कैसे दिखाता हूं आपको, देखिए ध्यान से। एक बात बताओ, साइन एक्स को अगर +-2 होना है तो साइन एक्स को क्या होना पड़ेगा, साइन एक्स को क्या होना पड़ेगा, सोचो 2 जाके उधर डिवाइड लगाएगा तो +-1 होना पड़ेगा भाई। साइन या तो +1 हो सकता है तो -1। अब साइन +-1 कहां कहां होता है, सोचो, ये देखिए यहां साइन होता है क्या, +1 होता है, और यहां साइन क्या होता है आपका, -1 होता है, याद है। अब चाहे साइन +1 हो चाहे -1 हो, एक्स को क्या होना पड़ेगा, अगर साइन +1 हो गया तो एक्स को क्या होना पड़ेगा, तो एक्स को ऑड मल्टीपल, कौन सा वाला, 4n+1 π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होना पड़ेगा। और साइन एक्स अगर -1 हो गया तो एक्स को क्या होना पड़ेगा, तो एक्स को 4n+3 π/2 वाला ऑड मल्टीपल होना पड़ेगा। तो एक्स को क्या होना पड़ेगा, 4n+3 π/2 का ऑड मल्टीपल होना पड़ेगा। ठीक, यानी कि बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो एक्स हो सकता है, सिंपल शब्दों में सुनिए, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अब इसी को मैंने जनरलाइज करके लिख दिया कि x क्या होना चाहिए, 2n+1 π/2। ये जो 2n+1 लिखा है ना, ये इसको भी कवर कर लेगा और इसको भी कवर कर लेगा, आप उसकी टेंशन मत लो। 2n+1 π/2 में आपके ऊपर वाले मतलब x की वो वैल्यूज भी आ जाएंगी जिसपे साइन पॉजिटिव है, x की वो वैल्यूज भी आ जाएंगी जिसपे साइन नेगेटिव है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, नीचे नीचे वाली इक्वेशन को गौर से देखिएगा, x + 1/x क्या आ रहा है, +-1/2 +-2 आ रहा है। तो ऐसा तभी हो सकता है, ध्यान सुनो, या तो x क्या हो जाए, -1, भाई जब x -1 होगा तो -1, और ये भी पूरा बनेगा, चेक कर लो ना, x -1 अगर होगा तो -1, और 1/-1 -2 हो जाएगा। ओके, और x अगर 1 हो जाए तो 1 और 1/1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो भाई या तो ये होगा x, या तो ये होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, तब नीचे वाली सेटिस्फाई होगी। अब सुन लो ध्यान से, ऊपर जो सवाल दिया था, ऊपर जो सवाल दिया था उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो x बैठा है वही तो राइट हैंड साइड में बैठा है। भाई वेरिएबल तो सेम है ना, वेरिएबल तो सेम है, ध्यान सुन लो, उस वेरिएबल का एक बार आंसर आ रहा है क्या, इरेशनल नंबर। ऊपर देखो, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 करोगे तो ये इरेशनल नंबर है भैया, पाई क्या है, इरेशनल नंबर। तो पाई में अगर आप 2n+1 का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करोगे तो इरेशनल आ जाएगा, ये हो गया इरेशनल। और नीचे क्या कह रहा है, नीचे कह रहा है कि एक्स रैशनल होना चाहिए, सेकंड ये राइट, मतलब समझ रहे हो ना, लेफ्ट हैंड साइड के लिए एक्स क्या होना चाहिए, इरेशनल, और राइट हैंड साइड के लिए एक्स क्या होना चाहिए, रैशनल, क्योंकि -1 और +1 तो क्या है, रैशनल है। तो यहां पर एक्स क्या होना चाहिए, रैशनल। तो एक ही साथ एक्स रैशनल और इरेशनल नहीं हो सकता है भाई, इसलिए यहां पर क्या है, रेंज इज कंपेरेबल बट द सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, बट द सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। रेंज तो कंपेरेबल है लेकिन यहां पर सॉल्यूशन आपका पॉसिबल नहीं है, सॉल्यूशन आपका पॉसिबल नहीं है, सॉल्यूशन आपका पॉसिबल नहीं है। ओके, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं उसको कि चल क्या रहा है, ठीक है ना। देखिए क्या चल रहा है यहां पर, ध्यान से सुनिए। देखिए क्या हुआ, ये इक्वेशन एक उसने दी थी, मैंने लेफ्ट हैंड साइड की रेंज निकाली, राइट हैंड साइड की रेंज निकाली, ग्राफ से मुझे पता थी, ठीक, पीछे लिखवाया हुआ है। अब सुनो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड साइन एक्स का रेंज आपको पता है, 2 से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड की रेंज ये आ गई क्या, +-2, राइट हैंड साइड की आई। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है, +-2, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू +-2 हो सकती है। तो मैंने कहा कि ऐसा तभी होगा, 2 को उधर ले जाओ, ऐसा तभी होगा जब साइन +-1 हो जाए। साइन +-1 कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, तो एक्स को क्या होना पड़ेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, करेक्ट। लेकिन अगर x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है तो x क्या हो जाएगा, इरेशनल। अब राइट हैंड साइड को पकड़ो भाई, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, मतलब वैल्यू का मतलब है उसकी रेंज में जो पॉइंट्स कॉमन है वो लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी आ रहे होंगे, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो सकती है, +-2, सही है ना, यही तो कॉमन है।
अब ये प्लस माइनस टू कब होगा? जब x माइनस वन होगा तो ये माइनस टू हो जाएगा, जब x प्लस वन होगा तो ये प्लस टू हो जाएगा। लेकिन x चाहे प्लस वन हो चाहे माइनस वन हो, तो जो राइट हैंड साइड है उसमें x तो रैशनल जैसा बिहेव कर रहा है और लेफ्ट हैंड साइड के लिए x इरेशनल जैसा बिहेव कर रहा है। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि x एक ही टाइम पे दो नंबर जैसा यानी कि रैशनल जैसा बिहेव करे, इरेशनल जैसा बिहेव करे, तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ रेंज कंपेरेबल होने के बावजूद भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नाउ अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट चल रहा है इसका, क्योंकि ये खत्म होने की कगार पे है चैप्टर। अब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट है आपका 12 sin x। अब देखो ऐसी इक्वेशन अगर आ गई, मान लो सॉल्व 12 sin x और प्लस 5 cos x इज इक्वल्स टू, मान लो राइट हैंड साइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x 2y स्क्वायर और माइनस 8y और प्लस 21। ठीक, नाउ अच्छा इससे पहले एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, इससे पहले एक चीज और दिखाता हूँ। अभी देखो ये जो इक्वेशन ली थी आपने 2 sin x बराबर x प्लस 1 अपॉन एक्स, अगर मोर देन वन वेरिएबल आ जाए, एक से ज्यादा इसमें वेरिएबल आ जाए, ठीक है ना, एक से ज्यादा वेरिएबल अगर इसमें आ जाए तो कैसे करोगे? देखो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि यही सवाल इस तरीके से होता, क्या 2 sin x बराबर y प्लस 1 अपॉन वाई। देखो वेरिएबल के सेम क्वेश्चन आपको देखने से लग रहा हो लेकिन सेम है नहीं। यहाँ पे देखो, ये देखिए जरा, यहाँ पर x अपॉन वन x प्लस 1 अपॉन एक्स है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए y प्लस 1 अपॉन वाई है, यहाँ पर क्या है y प्लस 1 अपॉन वाई है, तो दोनों में अंतर है। ठीक, क्या अंतर है? वेरिएबल्स का अंतर है। वहां एक ही वेरिएबल था, यहाँ दो वेरिएबल है। अब देखो किस तरीके से क्वेश्चन ये चेंज हो जाएगा। तो सब कुछ तो पहले वैसा ही रहेगा जो भी हमने पढ़ा था। क्या लेफ्ट हैंड साइड की रेंज हो जाएगी क्या? -2 से 2। ठीक, और राइट हैंड साइड की रेंज क्या हो जाएगी आपकी बताइए? -2 से लेके इन्फिनिटी, ये क्लोज यूनियन, क्लोज इंटरवल 2 से लेके इन्फिनिटी ओपन। ठीक, अब यहां पर दिस इक्वेशन इज ट्रू, दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ क्या हो जाए बताओ? 2 sin x बराबर क्या आ जाए? +-2। ठीक, और उसके बाद y प्लस एंड का मतलब ये कंडीशन भी ट्रू हो जाए आपकी, y प्लस 1 अपॉन वाई बराबर +-2। सही है। अब ध्यान से चेक करना, ध्यान से जरा चेक करना, यहां पर क्या हो जाएगा आपका? देखिए ये तभी ट्रू होगा जब, अभी निकाल के दिखाया था, जब x क्या हो जाए? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक, एंड ये आपका तभी ट्रू होगा जब y बराबर क्या आ जाए? +-1। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, क्या इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है? हाँ, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। चेक कर लो भाई, y वेरिएबल ही अलग है ना, तो y अगर रैशनल हो रहा होगा तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार? y अगर रैशनल हो रहा होगा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि x इरेशनल हो रहा होगा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है बताओ? क्या दिक्कत है तुम्हें? ये इरेशनल है, क्या वेरिएबल तो अलग अलग है। मेन इक्वेशन में जाके देखिए, इधर x आ रहा है भाई, उसको y से क्या लेना देना है? पिछली बार वेरिएबल सेम थे, है ना। ये जिस टाइम क्या पता इरेशनल हो रहा हो तो y रैशनल हो जाएगा, क्या समस्या आपको? ठीक, y जिस टाइम रैशनल हो रहा होगा x इरेशनल हो जाएगा। इस बार वेरिएबल अलग अलग है। ठीक, तो इस बार सॉल्यूशन इसका पॉसिबल है। अगर इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है तो उसको देखिए हम किस तरीके से लिखेंगे। पहले हम x लिखें, हम ऑर्डर्ड पेयर में सॉल्यूशन लिखेंगे, मतलब पहले हम x लिखेंगे और फिर हम इसका y लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम x लिखेंगे फिर हम y लिखेंगे। तो ध्यान सुनो जरा, ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब इस कहानी को हम और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा डिटेल में। जो अभी मैंने आपको बताया था, साइन x बराबर कितना होता है बताओ? +-y +-1। भाई ये 2 उधर डिवाइड लगा देगा। अब यहां से मैंने आपको दो बातें बताई थी, क्या कि साइन x बराबर, ध्यान से सुनना, 1 कब होता है बताओ? यहां से दो ब्रांचेस निकल जाएंगे और पूरा सॉल्व करके दिखाओगे इस बार। सुनना ध्यान से, देखो साइन x अगर हम कितना ले लेंगे? 1। ठीक, और साइन x अगर हम -1 ले लें तो इस बार मायने चेंज हो जाएंगे। याद है साइन x 1 कब होता है? जब x क्या होता है? कौन सा ऑड मल्टीपल? 4n + 1 π/2 टाइप का। ठीक, और साइन x बराबर -1 कब होता है? जब x आपका क्या होता है? 4n + 3 π/2 वाला। ठीक, ओके। नाउ अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर भी y के दो वैल्यूज होंगे, मतलब y 1 भी हो सकता है और y बराबर -1 भी हो सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके सॉल्यूशन जब लिखोगे आप तो कैसे लिखोगे? सॉल्यूशन कैसे लिखोगे पता है? ध्यान से सुनिएगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, देखिए जरा, देखिए 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 देखिए, जब आप x को इतना बोलो, ये x कब आया था? जब sin x पॉजिटिव था।
तो y बराबर जो है उसको आप लोगे, जब x का आप ये वाला वैल्यू लोगे, क्योंकि ये sin x बराबर 1 मतलब पॉजिटिव वाले से आया था, तो y बराबर ये ले लोगे आप। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो x, y टाइप का आप इस तरीके से दोगे, क्या कि फर्स्ट सॉल्यूशन तो इसका दो सॉल्यूशन होंगे, या तो ऐसा, कैसा, x इतना हो गया, कितना 4n+1 π/2 के साथ क्या चलेगा 1 चलेगा, ये लीजिए, ठीक, ओके। और इसका जो दूसरा सॉल्यूशन चलेगा वो क्या चलेगा आपका, ध्यान से सुनो, वो क्या चलेगा आपका, जब आप sin x बराबर -1 ले रहे हो तो x इतना तो y इतना, ठीक, x का वैल्यू जब कितना होगा 4n + 3 π/2, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका -1, x, y टाइप के हमने सॉल्यूशन दिखाए हैं, ठीक है ना, ओके। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कर दिया, इसके साथ यही प्लस वाला कैसे पता चला, इसके साथ माइनस वाला, ये कैसे ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं आपको, है ना। तो भाई ये ऐसे पता चला, इसकी रेंज भी तो देखो ना, अगर साइन की वैल्यू प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाता होगा आपका +2, ऐसे सोचो ना आप, तो ये +2 बनता होगा, मतलब लेफ्ट हैंड, भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, वही वाले x और y तो निकालने ना आपको, ऐसा सोचो। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर तुम, लेफ्ट हैंड साइड में अगर तुमने साइन को +1 माना है तो 2 × +1 ये 2 बन जाएगा, तो इसको भी तो 2 बनाना पड़ेगा, ये 2 तभी बनेगा जब y बराबर कितना हो जाएगा +1, चेक कर लो, ठीक, तो 1 + 1/1 2 हो जाएगा। तो इसलिए जब sin x बराबर 1 था तो जो x था उसके साथ मैंने ये वाला y लिया, जब y क्या है पॉजिटिव है। और खुद सोचो जब sin x का वैल्यू -1 होगा तो 2 × -1 ये -2 बनेगा, तो उस टाइम y का वैल्यू -1 लोगे तभी तो ये -2 बनेगा। तो इसलिए sin x बराबर जब -1 था उस टाइम जो x था उसको मैंने y बराबर -1 के साथ ज्वाइन करके लिखा है, ठीक। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, हाँ। तो पुराने वाले और ये वाले क्वेश्चन में देखा क्या अंतर है, अंतर है, अंतर है, अंतर है, ठीक। किसका अंतर है, वेरिएबल का अंतर है, और आंसर लिखने का भी अंतर है, डिफरेंस है, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। चलिए देखिए जरा क्वेश्चन, 12 sin x + 5 cos x is equals to 2y² - 8y +21, ठीक, +21, ठीक है ना, टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। हाँ, इसमें आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, इसमें आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से चेक करो, इसकी रेंज कैसे निकालोगे, लेफ्ट हैंड साइड की रेंज कैसे निकालोगे बताओ, लेफ्ट हैंड, क्योंकि कुछ समझ में तो आ नहीं रहा इस क्वेश्चन में और वेरिएबल भी अलग अलग है, तो लेफ्ट हैंड साइड की रेंज कैसे निकालोगे, और राइट हैंड साइड, अब याद है राइट हैंड साइड आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज कैसे सिखाई थी रिलेशन फंक्शन में, याद है, -d/4a से लेके इन्फिनिटी, और यहाँ क्लोज इंटरवल, ये होगी इसकी रेंज। और इसका ये कौन सा फॉर्म है आपका, a cos x + b sin x वाला फॉर्म है, याद है, इसकी रेंज कैसे निकलती थी, -√a² + b² से लेके √a² + b² तक, क्लोज इंटरवल, ठीक। तो रेंज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो, रेंज ऑफ राइट हैंड साइड निकाल लो पहले, ठीक है, और चेक कर लो कि रेंज कंपेरेबल है भी कि नहीं है, अगर रेंज कंपेरेबल होगी तभी आपकी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं, ओके। नाउ अब ध्यान से चेक करिएगा, हमने निकाला क्या, रेंज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, रेंज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा बताओ। सबसे पहले आप इसके लिए √a² + b² निकाल लो, कॉस का कोफिशिएंट a 5 का स्क्वायर और प्लस साइन का कोफिशिएंट 12 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 12 का 144 + 25 169 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आपका 13, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो रेंज होगी वो क्लोज इंटरवल -13 से लेके क्लोज इंटरवल, ये लीजिए, ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की आ गई। अब राइट हैंड साइड की रेंज निकालने के लिए क्या करोगे आप, रेंज ऑफ राइट हैंड साइड निकालने के लिए क्या करोगे, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिखाई पड़ रहा है, a कितना है 2 है, चेक कर लो, a कितना है 2 है, यहाँ पे कर लेते हैं इसको, है ना, यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए a कितना है y² का कोफिशिएंट a 2 है, b कितना हो जाएगा y का कोफिशिएंट -8 और c कितना है तुम्हारा 21 है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, b² - 4ac कितना आ जाएगा भाई, b का स्क्वायर यानी कि -8 का स्क्वायर और -4 × a × c, a कितना है 2 और c कितना है 21,
तो ये हो जाएगा 64 माइनस 4 2 8, 8 1 8, 8 2 16, ये आंसर आ गया -104। तो डी का वैल्यू कितना आ गया -104। थोड़ा ध्यान देना, डी नेगेटिव आया है भाई, डी नेगेटिव आया है, ठीक। तो राइट हैंड साइड की जो रेंज होगी वो कितनी आ जाएगी, क्लोज इंटरवल माइनस डी अपॉन 4a से लेके इन्फिनिटी, ठीक। तो ये आ जाएगा क्या माइनस, अब डी की जगह क्या रखोगे, डी की वैल्यू खुद ही नेगेटिव है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक। डी की वैल्यू खुद ही नेगेटिव है, यानी कि -104 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए, ठीक, डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए। ओके, नाउ 4 इंटू ए, और ए कितना आपका 2 है, और ये इन्फिनिटी ओपन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस, और इसको काट वाट दो, कितना हो जाएगा 104 अपॉन में 8 इन्फिनिटी, ठीक। तो 8 1 जा और 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो आंसर कितना आ रहा है, क्रॉस इंटरवल 13 से इन्फिनिटी ओपन, ठीक, इस तरीके से। अब आप चेक कर लो, बताओ ऊपर वाला, मतलब ऊपर वाले का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड की रेंज, और राइट हैंड साइड की रेंज में क्या कॉमन आ रहा है, बताओ 13 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना भाई, चेक कर लो ना, 13 ही तो कॉमन आ रहा है यार, ठीक। तो इसका मतलब कि रेंज कंपेरेबल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कहीं ना कहीं इक्वल आ रहे हैं, है ना, मतलब कोई ना कोई रेंज इसकी इक्वल आ रही, कितनी आ रही 13। तो जितना आ रहा है उसके इक्वली एक बार लेफ्ट हैंड साइड को रखेंगे, एक बार राइट हैंड साइड को रख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक। सो हम लिखेंगे क्या, दिस इक्वेशन इज ट्रू, द गिवन इक्वेशन इज ट्रू, आई डबल एफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ, ठीक। कब ट्रू होगी इक्वेशन, तो जवाब है जब इसका लेफ्ट हैंड साइड भी 13 के इक्वल हो, कॉमन जो वैल्यू है, चेक कर लेना भाई इन दोनों में, इसके लेफ्ट हैंड साइड की रेंज और राइट हैंड साइड की रेंज में केवल एक ही वैल्यू है जो कॉमन है, और वो कौन है 13, ठीक। तो ऊपर वाली इक्वेशन तभी ट्रू होगी जब लेफ्ट हैंड साइड भी 13 हो जाए और राइट हैंड साइड भी 13 हो जाए, ठीक। सो दिस इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ द लेफ्ट हैंड साइड मीन्स 12 sin x प्लस 5 cos x, ये रहा इसका लेफ्ट हैंड साइड भी 13 के इक्वल हो जाए, चेक कर लेना भाई, ये देखो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड भी 13 के इक्वल हो जाए और राइट हैंड साइड भी इसका 13 के इक्वल हो जाए, ठीक। सो पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए सॉल्व करते हैं। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड के लिए सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान से चेक कर लो, ध्यान से चेक कर लो, ऐसी इक्वेशन सॉल्व करनी सिखाई गई है। आप क्या करोगे, ए और बी का स्क्वायर रूट लेके बोथ साइड डिवाइड कर दोगे, याद है 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर करके कितना आएगा 13, 13 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे। सो जब आप 13 से बोथ साइड डिवाइड करोगे तो इधर आएगा 13, इधर आएगा 13, इधर आएगा 13, सही है। अब 13 से 13 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 12/13 इंटू साइन एक्स और प्लस 5/13 इंटू कॉस एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1 आ गया। अब आप चेक कर लो, ऐसी इक्वेशंस आपको सिखाई गई हैं, इसको देखो कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी। सुनो आप इसको इस तरीके से, इसको आप कॉस अल्फा सोच लो कि ये क्या है आपका कॉस अल्फा है, ठीक। तो ये आपका बन जाएगा क्या साइन अल्फा, ठीक। तो ये एक तरीके से क्या बनेगा कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, क्या होता है कॉस ए प्लस बी, सॉरी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1। चेक कर लो भाई, और लिख दोगे क्या वेयर कॉस अल्फा बराबर कितना है 5/13, तो अल्फा कितना बैठेगा आपका कॉस इनवर्स 5/13, इस बात को साइड में लिख दिया जाता है, ठीक। अब यहां से क्या आ जाएगा कॉस एक्स माइनस अल्फा, भाई लगा लो ना कॉस ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, ठीक। नाउ अब बताओ अगर ये 1 के इक्वल आ रहा है तो 1 को लिखने का तरीका क्या है, 1 को लिखने का तरीका क्या है, याद है कॉस 1 कब आता था, कॉस थीटा 1 कब आता था, जब थीटा आपका क्या होता था इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक। चेक कर लेना, तो यहां से देखो जरा, अब एक्स की जगह थीटा की जगह ये पूरा आ रहा है, ठीक। तो इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, कॉस थीटा बराबर 1, तो थीटा की जगह क्या है एक्स माइनस अल्फा बराबर, इसको क्या होना पड़ेगा, इसको 2n पाई के इक्वल होना पड़ेगा, ठीक। अब ध्यान से सुनो, यहां से x बराबर कितना आ जाएगा 2n पाई और प्लस अल्फा, ये तो आ गया फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का।
अब राइट हैंड साइड का निकाल के दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक। सो राइट हैंड साइड का देखिए, राइट हैंड साइड भी किसके इक्वल होना चाहिए, 13 के इक्वल। तो एंड लगाए यहाँ, और राइट हैंड साइड क्या हमारे पास, सॉल्व करो भाई राइट हैंड साइड को भी, 2y स्क्वायर माइनस 8y, सो 2y स्क्वायर और माइनस 8y और प्लस कितना है 21 इज इक्वल्स टू कितना रखेंगे 13, कॉमन रेंज में जो कॉमन वैल्यू आ रही थी उतना ही रखेंगे, ठीक है ना। चलो अब इसको आप लेफ्ट में लेके आओ और देखो क्या बन रहा है, यहाँ से हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 8y, इसको लेफ्ट में लेके आओगे कितना होगा 21 माइनस 13 कितना होता है 8, सो बन जाएगा क्या प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, सो 2 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4 y और प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब 2 तो 0 हो नहीं सकता, इसको 0 होना पड़ेगा, तो हो जाएगा यहाँ से y स्क्वायर और माइनस 4y और प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, और ये पूरा क्या बन जाएगा बताओ, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो y को क्या आना पड़ेगा 2 आना पड़ेगा, y को क्या आना पड़ेगा 2 आना पड़ेगा, y को क्या आना पड़ेगा 2 आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस आगे आंसर यही है और क्या है, ठीक, बस आंसर यही है, x और y आ गए आपके। इस बार कोई ऑर्डर्ड पेयर वेयर नहीं बनेंगे, चुपचाप सिंपल, ये रहा x का वैल्यू और ये रहा आपका y का वैल्यू, x बराबर 2n पाई प्लस अल्फा और y बराबर कितना आ गया 2, और लिखना पड़ेगा कि अल्फा क्या है cos इनवर्स 5/13, ठीक। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। अब आप देख लीजिए, एक दो बार करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक दो बार क्लियर करोगे क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो। ये आप देख लीजिए पेज नंबर 1 है और ये आपका क्या है पेज नंबर 2 है, ओके करेक्ट। नाउ चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट, k का वैल्यू निकालना है आपको, सच दैट द इक्वेशन, सच दैट द इक्वेशन, और इक्वेशन कौन सी दी हुई आपको 3 sin x माइनस 4 cos x is equals to k has at least one solution, has at least one solution, has at least one solution, okay। now अब ध्यान से चेक करो, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द इक्वेशन 3 sin x माइनस 4 cos x इज इक्वल्स टू k हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ठीक। सो आपको k की वो वैल्यू निकालनी है कि कम से कम इस सॉल्यूशन का, कम से कम इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन तो एक से ज्यादा होगा तब भी चलेगा, एक से ज्यादा होंगे तब भी चलेगा, ठीक। नाउ अब ध्यान दीजिए जरा, देखिए ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बहुत आसान है भाई, कुछ नहीं करना यार, इसकी रेंज निकाल लो लेफ्ट हैंड साइड, भाई जब इसकी रेंज और इसकी रेंज मैच करेंगी तभी तो बात बनेगी ना, तो जो इसकी रेंज होगी वही इसकी रेंज हो जाएगी राइट हैंड साइड की और बात बन जाएगी, मतलब समझो, देखो पहले इसकी रेंज निकाल लो, अब इसकी रेंज निकालना आता है, ये कौन सा फॉर्म है आपका a cos x प्लस b sin x वाला, तो इसकी रेंज कैसे निकलती है, क्लोज इंटरवल रूट ओवर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेकर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, है ना। तो क्या आ जाएगा, अब आप निकाल के देख लेना, यहाँ आएगा माइनस रूट 5, नहीं कितना आ जाएगा 5 ना, यस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो -5 और से लेके +5, ठीक है ना। तो बस अगर ये लेफ्ट हैंड साइड की रेंज है तो राइट हैंड साइड की भी रेंज हो जाएगी, मतलब जो k की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, क्लोज इंटरवल है इसलिए इक्वल इक्वल लगाएंगे, k बिलोंग फ्रॉम -5 टू +5। आई थिंक आपको बात मेरी समझ में आई होगी, बात समझ में आई होगी, k की इन सारी वैल्यूज के लिए सिस्टम का कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में उसने बोला इफ x एंड y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई, x और y 0 से 2 पाई के बीच वाले लेने हैं आपको, देन फाइंड the total number of, then find the total
then find the total number of order pairs x comma y satisfying the equation, satisfying the इक्वेशन आपको दिया है साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई बराबर 1। ठीक, साइन एक्स इंटू कॉस वाई बराबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए बात समझिए। देखिए ये जो इक्वेशन आपको देके रखी है, क्या साइन एक्स इंटू कॉस वाई बराबर 1, बताओ ऐसा कब हो सकता है? सोचो, आपने क्या कभी पढ़ा है कि दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट भी क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब अगर इसको +1 लेके आना है तो साइन एक्स और कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स और कॉस वाई या तो दोनों ही क्या हो जाए आपके +1 या तो दोनों ही -1 हो जाए। मतलब दिस इक्वेशन इज ट्रू, दिस इक्वेशन इज ट्रू, ये इक्वेशन तभी ट्रू होगी केस नंबर 1, क्या कि साइन एक्स भी क्या हो जाए आपका -1, एंड का मतलब एज वेल एज उसी टाइम कॉस एक्स भी क्या हो जाए -1, या तो ऐसा हो जाए और लगा हुआ है और केस नंबर 2 ऐसा हो जाए क्या कि साइन एक्स की वैल्यू भी 1 हो जाए एंड कॉस वाई भी कितना हो जाए आपका 1 हो जाए। सही है, चेक कर लेना भाई। दोनों अगर -1 होंगे तभी तो -1 +1 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, और दोनों अगर +1 होंगे तो +1 मल्टीप्लाई करके आपको +1 ही देगा। ठीक है ना, तो ये सोचने का तरीका है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से बस एंगल निकालिए और बात आपकी बनती चलेगी। ठीक, आपको इस इंटरवल में निकालना है x और y, है ना। तो साइन की वैल्यू, इस इंटरवल का मतलब समझते हो ना, 0 से 2π के बीच में। तो 0 से 2π के बीच में अगर आप x को लाना चाहोगे साइन x के लिए, तो x बराबर यहाँ से कितना होना पड़ेगा बताओ? x बराबर 3π/2। चेक कर लेना भाई, 3π/2 पे 3π/2 कितना हो जाएगा? 270। ठीक है, एंड cos x बराबर -1 है, तो x बराबर क्या होना पड़ेगा? पाई, क्योंकि cos पाई -1 होता है जो कि इस इंटरवल में आता है, और कोई एंगल चलेगा नहीं। ठीक, और यहाँ के सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे? साइन x अगर 1 है तो x को कितना होना पड़ेगा? π/2। ठीक, x को कितना होना पड़ेगा यहाँ से? π/2, साइन π/2 1 होता है, एंड cos y बराबर अगर 1 है तो y को क्या क्या होना पड़ेगा? 0 या तो 2π। ध्यान से चेक कर लेना, क्योंकि 2π भी इंक्लूडेड है, और cos 2π कितना होता है? 1, और cos 0 भी कितना होता है? 1 होता है। ठीक, ओके नाउ अब हम एक काम करेंगे, क्या पेयर बनाएंगे। तो पेयर किस तरीके से बनाओगे? ध्यान से चेक कर लो, पेयर किस तरीके से बनाओगे। x का वैल्यू लेना है y के साथ। ठीक, सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा विचार करना होगा हमें। ध्यान से चेक करो, ये देखो, ये वाला x लिया तो ये वाले y के साथ चलेगा, और यही वाला x ये वाले y के साथ भी चलेगा। सोचो ना, जिस टाइम साइन x, भाई जिस टाइम ऐसा होता हो उस टाइम ऐसा होता है। इसके x का इससे कुछ लेना देना नहीं है। क्या आप सोच सकते हो ये बात समझो। मतलब π/2 जिस टाइम, भाई आप समझो क्या मैं कह रहा हूं, यहां से जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, यानी कि x, y का वैल्यू वो क्या बनेगा? π/2, 0। एक ये बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा कि जब x π/2 हो जाए, है ना, तो उस टाइम y कितना हो जाएगा? 2π। ठीक, दो सॉल्यूशंस यहां से आ गए, दो सॉल्यूशन यहां से आ गए। ठीक, और हाँ, कौन सा कैसे हुआ? अच्छा, ये आंसर, ये वैल्यू कैसे? सुनो भैया, उसने बोला कि x और y जो भी निकालो वो 0 से 2π के बीच में निकालो। तो 0 से 2π के बीच में आप एंगल नहीं सोच सकते हो क्या? बताओ, ये 0 है और घूम के यहां पर आओगे 2π पे। अब बताओ, इस इंटरवल में आपको सोचना है साइन x कब कब -1 होता है? बताओ, तो साइन कब -1 होता है? सोचो, साइन कहां पे नेगेटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। हाँ, ऐसा सोचो, साइन कहाँ नेगेटिव होता है आपका? थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है ना, तो ऐसा जब आपने सोचा तो, अरे यार बड़ा लंबा प्रोसेस है, ये तो आपको खुद सोचना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले मैंने ऐसे सोचा कि साइन x बराबर कितना होता है। सबसे पहले मैंने 1 के बारे में सोचा कि साइन 1 कब होता है। ये सब थोड़ा बेसिक है यार। साइन 1 कब होता है बताओ? जब x कितना होगा? π/2।
जब x कितना होगा आपका π/2, सही है। लेकिन आपको आपको कहाँ जाना है, आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ऐसा सोचो यार तुम, तो तुमने क्या किया, π/2 में क्या ऐड कर दिया, पाई, क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ तक पाई, पाई में आपने π/2 ऐड कर दिया। ऐसा सोचो कि इस पाई में आपने इस एंगल को ऐड कर दिया, तो कितना आ जाएगा 3π/2, सही है। और आप यहाँ से भी सोच सकते थे, यहाँ से भी आप सोच सकते थे क्या, अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में आना होता तो आपको क्या करना पड़ता, 2π - π/2 ही तो करना होता। चेक कर लो, 2 2 जा 4, 4π - π/2, तो 3π/2 ही तो आ जाता। मोटी मोटी बात सुनो यार, ये सब पुरानी बातें हैं। मोटी मोटी बात सिर्फ ये है क्या, कि साइन -1 कब होता था बताओ, इस इंटरवल में, यहाँ से लेके यहाँ तक इस इंटरवल में साइन आया, समझ में आ गई बात कि नहीं आई, है ना, अब याद आ गया होगा। तो -1 कब आता है भाई साइन इस इंटरवल में, 3π/2 पे तो आएगा। और इस पूरे इंटरवल में कॉस नेगेटिव कब आएगा बताओ, x बराबर पाई पे, जब x पाई होगा तभी तो ऐसा होगा, ठीक। और इस पूरे इंटरवल में साइन 1 कब होगा, x बराबर π/2 पे, और इस पूरे इंटरवल पे कॉस y 1 कब होगा, जब y 0 या 2π के इक्वल होगा, क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड है और 2π भी इंक्लूडेड है, चेक कर लो, ठीक। कॉस 0 1 होता है और 2π कॉस 2π भी कितना होता है, 1 होता है, ठीक। तो अब यहां से क्या मिलेगा आपको, सुन लो ध्यान से, इनके x का उस x से कुछ लेना देना नहीं है यार, क्योंकि यहां पर जब साइन x -1 होता है तो उस टाइम देख रहे हो बेटा, कॉस y होना चाहिए ना, यहाँ पर कॉस x लिख दिया गलती से, तो y पाई होना चाहिए। कॉस y अगर -1 है तो y बराबर पाई होना चाहिए, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से भाई, इनके वाले x इनके y से रिलेट करेंगे और इनके x इनके y से रिलेट करेंगे। पूछो क्यों भाई, दोनों बातें अलग अलग है ना, कि जब साइन x 1 होगा तो उस टाइम कॉस y को भी 1 होना पड़ेगा। इसका x इसके y के लिए जिम्मेदार है, और इसका s, क्योंकि यहाँ पर साइन x -1 है और कॉस y -1 है, इसका x इसके y के लिए जिम्मेदार है। इन दोनों का आपस में कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, या तो ऐसा हो जाए या तो ऐसा हो जाए, मतलब इसके सॉल्यूशंस भी चलेंगे और इसके सॉल्यूशंस भी चलेंगे, तभी ये इक्वेशन आपकी ट्रू हो जाएगी, ये वाली, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने, हाँ हमने 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 दो सॉल्यूशन तो यहाँ से बनाए, ठीक, और दो सॉल्यूशन हम यहाँ से बना लेंगे, क्या दिक्कत है बताओ। हमने क्या किया, x बराबर 3π/2, दो नहीं एक बनेगा यहाँ से, x बराबर 3π/2, तो उस टाइम y कितना होना पड़ेगा, पाई, ये लो। अब फाइनल आंसर उसने हमसे क्या पूछा था, टोटल सॉल्यूशन बता दो कितने हो जाएंगे, टोटल हो गए 3, 1 2 और 3, सो टोटल हो गए कितने, 3 सॉल्यूशंस, जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। कोई लोग भैया कंफ्यूज मत हो जाना, कोई बच्चा क्या करेगा, कहेगा x यहाँ से लेंगे सर और y वहां से ले लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहा है ना, सेट वाले चैप्टर में चला जाएगा गलती से, इसका x उठाएगा और इसका y उठा लेगा गलती से, गलत हो जाएगा। इसके x को उसके y से क्या लेना देना है भाई, दोनों बातें अलग अलग लिखी हुई, या तो ऐसा हो जाए या तो ऐसा हो जाए, ठीक। ओके, सो अब नेक्स्ट एक टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, क्या ये आपका लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब आपको देखने को मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, ठीक है, ट्रिग्नो, ये आपको बेसिक मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ाया गया था, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज यहीं पे पढ़ाने के लिए रोक के रखा गया था। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी तो आपने बहुत सारी पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्री वाली नहीं पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। अब पहले एक दो पॉइंट लिख लो, आसान होता है, टेंशन नहीं है, बस आपको ग्राफ पता होना चाहिए। जनरली हम क्या पढ़ के आए हैं, जनरली क्या पढ़ के आए या क्या होता है, जनरली क्या होता है, ध्यान सुनो। अगर आपको कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है जो कि ग्रेटर देन क्या है, जी ऑफ एक्स है, ठीक, तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, ऐसी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज अ पार्ट, solution is a part of x-axis for which graph of f of x, solution is a part of x-axis for which graph of f of x lies above the x-axis। अब ये क्या बात लिखी है, अभी आपको सब समझ में आएगा, रुक जाओ, अभी सवाल कराएंगे क्लियर हो जाएगा, ठीक। और जनरली ऐसा होता है, और ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है,
ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में आपको, अब ये बात अभी कुछ लोगों को नहीं समझ में आई होगी ये वाली, है ना? कोई बात नहीं, रुक जाओ, कोई बात नहीं, रुक जाओ, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक? जिन्होंने रिलेशन फंक्शन अच्छे से पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा। ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपको बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर कोई दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू के कोई नंबर होगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सुनो इसके स्टेप्स, सबसे पहले क्या करना है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ करिए, ओके? एंड y इज इक्वल्स टू k। नाउ मार्क, समझ रहे हो? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करो, y इज इक्वल्स टू k का ड्रॉ। भाई याद है? भूल गए लग रहा है, रिलेशन फंक्शन में पढ़ाया था भाई। इसका ग्राफ अलग से लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का ग्राफ अलग से, तो वही तो मैं भी बता रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करो, उसके बाद राइट हैंड साइड को y बराबर k रख के इसको एक फंक्शन मानोगे, राइट हैंड साइड का ग्राफ ड्रॉ करोगे। अभी सवाल कराएंगे, क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक? नाउ मार्क करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ मार्क करस्पॉन्डिंग एंगल को मार्क करिए, और उसके बाद टू जनरलाइज द सॉल्यूशन, टू जनरलाइज द सॉल्यूशन को जनरलाइज करने के लिए n इंटू पी को ऐड कर दीजिए। अब ये क्या होता है? जनरलाइज द सॉल्यूशन, ऐड n इंटू पी, n इंटू पी को ऐड कर दीजिए, वेयर p इज द पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वेयर p क्या आपका पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक? एंड n क्या है? n इज एनी इंटीजर, n इज एनी इंटीजर, ठीक? अब ये सुनो ध्यान से, है इसमें कुछ भी नहीं, ज़्यादा टेंशन मत लेना, बस अगर आपको अगर ग्राफ याद है तो हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, अभी पीरियड भी आपको नहीं याद होंगे तो मैं पीरियड याद करा देता हूँ, एक बार रिवाइज करा देता हूँ, सुनो, फिर मैं सवाल कराता हूँ। साइन एक्स का पीरियड, कॉस एक्स का पीरियड, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स का पीरियड, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक एक्स का पीरियड, इन सब के पीरियड क्या होते थे? 2 पाई, और दो आपके बच गए कौन कौन से? tan x एंड cot x, इनके पीरियड क्या होते थे आपके? पाई। इस बात को एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक? अभी मैं आपको सवाल करा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, सवाल से क्लियर होगा यार, ऐसे नहीं होगा, रुक जाओ। सवाल आसान है इसके, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल इसके आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो देखो ध्यान से देखिए, अभी आपको याद आ जाएगा। ये देखिए, साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1/2। अब बताओ, ये ऐसा दिया है, ऐसा आज तक आपने नहीं देखा था। आपने कौन सी वाली सॉल्व करी? इस तरीके से, एल्जेब्रिक वाली, ऐसा कुछ दिया रहता था x+2, ऐसा कुछ है ना, 1/2 से ग्रेटर देन, ऐसा कुछ है ना, ये आपने सॉल्व करी है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया साइन एक्स, ओके? अब इसको देखो किस तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो। सबसे पहले सॉल्यूशन में उसने हमसे क्या बोला बच्चों? ये हमारे पास इनइक्वालिटी है, साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1/2। अब ध्यान से चेक करो, इधर आओ, उसने हमसे क्या बोला बताओ? कह रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ ड्रॉ कर लो, फिर राइट हैंड साइड का ग्राफ ड्रॉ कर लो। अब बताओ, इधर देखो जरा, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है तुम्हारा? बताओ, साइन एक्स। तो बताओ, क्या तुम्हें साइन एक्स का ग्राफ नहीं आता है? क्या तुम्हें साइन एक्स का ग्राफ नहीं आता है? बताओ, बिल्कुल आसान है साइन एक्स का ग्राफ, याद होगा आपको। ये +1 वाली लाइन है, और ये आपकी -1 वाली लाइन है, ठीक? लिख देते हैं, ये +1 हो जाएगा, और यहाँ ये -1 हो जाएगा, और ग्राफ आपका इस तरीके से चलता जाएगा। ये देखिए, देख रहे हो? और इसी तरीके से नेगेटिव में चलता चला जाएगा, ठीक? नाउ अब ध्यान दें जरा, यहाँ पर देखिए,
अब ध्यान दें जरा यहाँ पर, इसका राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्यों भूल रहे हो, राइट हैंड साइड का भी तो ग्राफ बनाओ। ठीक, राइट हैंड साइड क्या है, 1/2, 1/2, यानी कि हमें ग्राफ किसका बनाना पड़ेगा, y बराबर k, यानी कि y बराबर 1/2। अब बताओ y बराबर x का ग्राफ कैसा आता है, सॉरी y बराबर एनी कांस्टेंट का ग्राफ कैसा आता है, भूल गए हो, यहाँ होगा ना 1/2। y बराबर कुछ भी दिया हो तो x के पैरेलल होता है, किसके पैरेलल होता है, ये तुम्हारी x एक्सिस है, x x डैश, और ये तुम्हारी y y डैश है, तो y बराबर समथिंग तो x के पैरेलल आएगा, यानी कि एक लाइन आएगी इस तरीके से, और ये जो ग्राफ है आपका जो कहाँ से पास करेगी, 1/2 से। ठीक, तो ये वाला पॉइंट क्या है तुम्हारा, 1/2 है, यहाँ लिखा हुआ है देख लेना 1/2। ठीक, अब ध्यान से चेक करो, ये ग्राफ किसका है, y बराबर 1/2, राइट हैंड साइड का ग्राफ है, राइट हैंड साइड का ग्राफ है। ठीक, और येलो वाला किसका ग्राफ है तुम्हारा, येलो वाला ये है तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का साइन एक्स का। ठीक, अब सुनो, अब आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज याद होंगी, इधर देखिए जरा, ये होती 0 रेडियन, ठीक, यहाँ होता था आपका π/2, ठीक, यहाँ होता था आपका क्या, सॉरी हाँ π/2 पे 1, और ये हो गया पाई, इतना काफ़ी मेरे ख्याल से, इतना काफ़ी है, और आप ऐड करोगे तो मिलता ही जाएगा आपको 3π/2, यहाँ पे मिलेगा आपको क्या 2π एंड सो ऑन टू, अब मैं नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना, क्या ये जो लाइन आ रही है आपकी, ठीक है, ये ग्राफ को जहाँ जहाँ कट करेगी, यहाँ से देखिए जरा, देखिएगा एक बार यहाँ को ग्राफ, ये जो y बराबर 1/2 का ग्राफ है, इसने साइन एक्स को यहाँ कट किया और यहाँ कट किया। अब सुनो, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और x की वैल्यू निकालो, ये x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए ये आपको सोचना पड़ेगा, सुन लो ध्यान से भाई। 1/2 कब आता है, जब साइन के लिए जब x कितना हो जाए π/6, भाई साइन के लिए चेक करो ना, साइन के लिए चेक करो, साइन π/6 का मतलब हो गया साइन 30 तो 1/2 होता है, और यहाँ पर एंगल क्या बैठेगा, यहाँ पर एंगल क्या बैठेगा, 90 के पार आपको जाना है ना, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या है, यहाँ पर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, कितने एंगल पे साइन का वैल्यू +1/2 होगा, वो सोचो जरा, कितने एंगल पे साइन का वैल्यू +1/2 होगा। ठीक, 2 बार मिल रहा है, 90 के बाद मिल रहा है, और ये आपका पाई था भाई, याद रखना ये आपका पाई था। हाँ, तो ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे सोचो, पाई से थोड़ा सा पीछे आ रहा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो साइन कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस π/6 कर देंगे तो बात बन जाएगी, 6π माइनस पाई, 5π/6। ठीक, सो ये वाला जो एंगल है ये 5π/6 है, ये चीज़ है। अब सुनो उसने क्या बोला, भाई सुन लो ध्यान से, फिर से बता दे रहा हूँ, ये ब्लू वाली लाइन y बराबर 1/2, ये क्या है, साइन का ग्राफ है। ठीक, जहां पे काट रहा है वहां से परपेंडिकुलर डाला और x का वैल्यू निकाल लिया, मतलब π/6 पे साइन 1/2 होता है, और यहाँ पर नहीं पता चल रहा था तो साइन का वैल्यू तो +1/2 है, तो +1/2 कैसे मिलेगा तुम्हें, सोचो +1/2 कहाँ होता है बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, यानी कि साइन पॉजिटिव कब होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाओगे बताओ भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस थीटा करके जाते थे, पाई माइनस, और थीटा तुम्हें पहले से ही पता है π/6 पे 1/2 होता है, तो पाई माइनस π/6, 5π/6 विच इज लेस देन पाई, तो पाई से पीछे बैठेगा ये, क्योंकि साइन पाई तो 0 होता है, ये देखो यहाँ पे बैठेगा, तो इस इंटरवल में, ये वाला इंटरवल जो है वो आपका इस इंटरवल में, यानी कि π/6 से लेके 5π/6 तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जरा, रूल नंबर 1 लगाइए, क्या f(x) इज ग्रेटर देन g(x) है, अगर ये देखो f(x) इज ग्रेटर देन g(x) है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ x एक्सिस फॉर विच f(x) लाइज अबव द x एक्सिस, मतलब हमें x एक्सिस पे वो वाला पार्ट लेना है जिसपे f(x) क्या होगा, f(x) लाई अबव द x एक्सिस। तो यहां पर देखो जरा, ये x एक्सिस है और f(x) क्या था तुम्हारा, यहाँ पर f(x) क्या था, यही तुम्हारा f(x) है। ठीक, तो हमें x की वो वाली वैल्यू लेनी जिसके लिए f(x) का पोर्शन x एक्सिस के ऊपर आता है, यानी कि ये वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। ठीक, और एक बात और, अगर ओनली ग्रेटर देन लगा है तो आपको ओपन इंटरवल लगाने हैं, मतलब समझो यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे भी ये ओपन होगा। ठीक, तो आपको इसका सॉल्यूशन क्या मिला, सॉल्यूशन क्या मिला, ध्यान से सुनिए, ये मिला π/6 से लेके 5π/6, π/6 से लेके 5π/6, और ओपन है। क्यों ओपन है, क्यों ओपन है बताइए, क्यों ओपन है,
ग्रेटर देन, अगर इक्वल लगा होता तो हम यहाँ क्या करते, क्लोज कर देते इस तरीके से, ठीक, और यहाँ पे हम ऐसे क्लोज कर देते, लेकिन अभी ओपन है तो हमने ओपन रखा हुआ है। अब सुनो पीछे क्या पढ़ाया गया है, अब सॉल्यूशन को क्या करना है, जनरलाइज करना है। पढ़िए जरा ध्यान से, टू जनरलाइज द सॉल्यूशन, टू जनरलाइज द सॉल्यूशन, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है, और वन साइन एक्स, देखो आप अगर ध्यान दोगे जरा, इस इंटरवल में जैसा होता है वैसा इस इंटरवल में भी तो होता है कि साइन एक्स 1/2 से क्या होता है, ग्रेटर होता है, ठीक, वैसा इस इंटरवल में भी तो होता है, यहाँ पे देखो। तो ऐसा बार बार रिपीट करेगा तो एक जनरल सॉल्यूशन आपको लिखना होगा, और जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए ही, जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए आपको क्या बताया गया है, क्या ऐड करना है हमें सॉल्यूशन में, n इंटू पी, एन कोई इंटीजर है और p क्या है, p क्या है, पीरियड है, ठीक। सो p क्या आपका पीरियड है, p क्या है आपका पीरियड है। तो पीरियड कितना होता है साइंस का, साइन का पीरियड कितना होता है, p का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई, तो n इंटू एन करो बोथ साइड n से मल्टीप्लाई, तो एन पी कितना हो जाएगा आपका, n से इधर भी करोगे मल्टीप्लाई, n से इधर भी, तो n इंटू पी कितना आ जाएगा बताओ, 2n पाई, ठीक। तो इसी को आप ऐड कर दो इसमें भी, तो फाइनल सॉल्यूशन आएगा ओपन इंटरवल π/6 प्लस 2n पाई कॉमा 5π/6 और प्लस 2n पाई, 2n पाई, ये लीजिए, ठीक। अब इसमें n की वैल्यू और लिख दीजिए, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आप पुट करते जाओगे, ठीक है। आपको ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल, ये वाला, वो सभी इंटरवल मिलेंगे जब जिसमें जिसमें x रखने पर x की साइन x की वैल्यू हमेशा 1/2 से क्या होगी, ग्रेटर हो जाएगी। अब एक बात और बता दे रहा हूँ, या तो ये सॉल्यूशन ऐसे लिखा रहता है और कभी कभी ये सॉल्यूशन ऐसे लिखा रहता है, क्या, कहाँ पे लिखे, नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं, देखो कभी कभी ये सॉल्यूशन ऐसे लिखा रहता है, एक यूनियन का साइन बना रहेगा, ठीक, और यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक, और ब्रैकेट में ये सॉल्यूशन लिखा रहेगा जो आता है आपका ये वाला π/6 प्लस 2n पाई, π/6 प्लस 2n पाई कॉमा 5π/6 प्लस 2n पाई, 5π/6 प्लस 2n पाई, सही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये निकालो, मतलब n का वैल्यू, सॉरी, इसका मतलब ये है कि n की डिफरेंट वैल्यूज रखते जाओ, जो भी x, y आ रहा है सबका यूनियन लेके एक सेट बना लो, ये मतलब है। चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, बात क्या है, सेम है, ठीक। अब ऐसा ही एक और सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में भी हम यही करेंगे। चलिए सवाल यहीं पे नोट कर लेते हैं। सवाल है आपका क्या, tan x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, √3, है ना, tan x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, √3, ठीक है ना। नाउ अब ध्यान से चेक करो, इसके लिए आपको tan का ग्राफ पता होना चाहिए, है ना। सो tan का ग्राफ, तो tan का ग्राफ आपने पढ़ा है, ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है। नाउ tan का ग्राफ पढ़ा हुआ है ये कुछ इस तरीके से, ठीक, और अब ये तो थोड़ा छोटा बन गया, इसको खिसकाना पड़ेगा, ठीक। ये tan का ग्राफ है, ओके। नाउ अब एंगल्स आपको पता होंगे, ये 0 होता है और π/2 पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, बस इसी में बात आपकी बन जाएगी, टेंशन मत लो, इसी में बात आपकी बन जाएगी, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए, tan x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √3 दिया हुआ है। अब बताओ, अब इसका राइट हैंड साइड का ग्राफ, भाई लेफ्ट हैंड साइड का तो बना लिया, इसका राइट हैंड साइड क्या है बताओ, y बराबर √3, तो y बराबर √3 ये इसका राइट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या था इसका, tan x था, तो y बराबर √3 का ग्राफ बना लीजिए। कहाँ से जाएगा, √3 कितना होता है, 1.732, ठीक। तो ये ब्लू कलर से मैंने ग्राफ दिखाया है किसका, y बराबर √3 का, ये x के पैरेलल होगा, और ये वैल्यू जो है क्या है, ये √3 को दिखा रहा है, सही है, ओके। नाउ अब tan x √3, यहाँ पे देखिए जरा, यस। अब ध्यान से चेक करो, देखो हमें ग्राफ का कौन सा पोर्शन लेना है बताओ, क्या लिखता है यहाँ पे, पढ़िए जरा, ये वाला पॉइंट देखिए, किसको शेड करोगे आप, सॉल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ x एक्सिस फॉर विच ग्राफ ऑफ f ऑफ x लाइज अबव x एक्सिस। नाउ यहाँ पे देखिए, ये जितना भी रीजन होगा ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस तरीके से, ठीक, तो ये आपको क्या मिलेगा यहाँ पर,
ये एंगल मिलेगा आपको कौन सा, π/3, क्योंकि tan π/3 पे कितना होता है बताइए, √3। तो आपको इंटरवल क्या मिल रहा है, π/3 से π/2, π/2 पे ओपन है क्योंकि π/2 पे क्या हो जा रहा है, नॉट डिफाइंड। सही है ना। ओके। और ध्यान से सुनो इधर, ये वाला पोर्शन कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, तो ये नहीं लेना भाई, ये बिलो वाला आपको नहीं लेना है, क्योंकि फंक्शन कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो अबव वाला पार्ट लेना है, जहाँ पे काट रहे हैं दोनों और एक्स एक्सिस के अबव होना चाहिए, तो ये वाला पोर्शन लेना है। ये सब आपको रिलेशन फंक्शन में पढ़ाया गया है, नीचे वाला मत ले लेना, ठीक। उसके बाद अब ध्यान से चेक करिए, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कहाँ पे करें, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन जब हमने सोचा तो क्या बन रहा है, यहाँ से आके देखिए जरा, इधर देखिए, देखो π/3 पे क्लोज है, ठीक, क्योंकि π/3 पे tan π/3 कितना होता है, √3, तो यहाँ पर क्लोज है, ठीक है। हाँ, क्या नहीं समझ में आया बताइए, क्या नहीं समझ में आया बताइए। अच्छा, ये ऊपर वाला क्यों लेना है, ये नहीं समझ में आया, पिछला वाला कौन सा, क्या यही नहीं समझ में आया बताइए, ये नहीं समझ में आया। अरे यार, इसमें कुछ नहीं करना है। हाँ, पिछला वाला क्या, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे चल रहे हैं, देखो कुछ नहीं है, sin x का ग्राफ बनाओ, बना लिया, ठीक। उसके बाद राइट हैंड साइड का ग्राफ नहीं बना पाओगे, ये वाला y बराबर 1/2 का ग्राफ कहाँ से जाता है बताओ भाई, अगर ये +1 है तो ये क्या है, 1/2 है ना, ये वाली 1/2 है, तो y बराबर समथिंग जब दिया रहता है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है ना लाइन, तो y बराबर 1/2 का ग्राफ, ये ब्लू वाली लाइन है, ये वाली, ठीक। अब इनके इंटरसेक्शन पॉइंट में कोई एक इंटरवल पकड़ लो, तो ये वाला जो सबसे पहले आपको मिल जाए पॉजिटिव में, वाला पकड़ लीजिए, और यहाँ ग्रेटर देन का साइन है, स्ट्रिक्ट, ये देखिए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, मतलब इक्वल नहीं लगा है, तो हम क्या करेंगे, पहले यार तुम ये देखो, ये ग्राफ, ये लाइन इस ग्राफ को जहां जहां कट कर रही है, यहाँ और यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे, ये एंगल कैसे पता करोगे बताओ, π/6 पे तो साइन कितना होता है, 1/2, ठीक। तो एक एंगल तुम्हें एक्स का वैल्यू मिला π/6, लेकिन π/6 पे हम ओपन रखेंगे, जाके चेक कर लो, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल नहीं है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट एंगल, नेक्स्ट फिर से साइन 1/2 कब होगा बताओ, 5π/6 पे, ये मैंने कैसे पता किया भाई, एक एंगल अगर तुम्हें π/6 मिल रहा है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दूसरा तुम्हें कहाँ मिलेगा, जब जहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, क्योंकि साइन x 1/2 कहाँ होता है, ये चेक करो, तो वो आपको मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, कैसे, वो तो आपको पता ही, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इस एंगल π/6 को सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने का क्या तरीका है, यहाँ से यहाँ तक पाई होता है, तो पाई में से π/6 माइनस करोगे ना, तभी तो यहाँ पहुंचोगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 5π/6, तो इंटरवल क्या मिला आपको, π/6 से 5π/6, π/6 से 5π/6, ठीक। और ये क्यों मिला, क्योंकि ध्यान से चेक करो, ये जितने भी x हैं यहाँ पर, ये जितने भी x हैं, इसके बीच में जितने भी x हैं, उसके लिए साइन का वैल्यू हमेशा 1/2 से ग्रेटर होता है, और यही तो इनइक्वालिटी थी कि साइन x का, हमें x की वो वैल्यूज लेनी है जिसमें ये पूरा साइन x का वैल्यू 1/2 से ग्रेटर हो। तो ये देखो 1/2 कहाँ है, 1/2 यहाँ है, और जो ग्राफ है आपका, ये ग्राफ साइन का ये रहा, ये देखिए, तो 1/2 से ऊपर कब चल रहा है, जब x का वैल्यू π/6 से 5π/6 के बीच में। नहीं समझ में, एक बार फिर से देखिएगा, तब समझ में आएगा तसल्ली से। ये देखिए, तो ये मेरा इंटरवल मुझे मिल गया जब साइन x क्या होता है, 1/2 से ग्रेटर होता है, ठीक। अब इसकी वैल्यू को जनरलाइज करने के लिए क्या सिखाया गया बताओ, इसकी वैल्यू को क्या करोगे, जनरलाइज करोगे, और जनरलाइज करने के लिए क्या पढ़ाया गया बताओ, n इंटू पी को ऐड कर देंगे, इसमें भी n इंटू पी ऐड करेंगे और इसमें भी n इंटू पी ऐड करेंगे। n कोई इंटीजर है, p क्या है, इंटरवल है, और साइन का इंटरवल कितना होता है, 2π, तो n इंटू 2π ऐड करेंगे, तो इसमें भी n इंटू 2π ऐड किया, यानी कि 2nπ ऐड कर दिया, कॉमा लगा के, ये है ना, कॉमा लगा के, इधर देखिए जरा, इसमें भी हमने क्या किया, 2nπ ऐड कर दिया। तो बस ये वाला जो इंटरवल है, यही सॉल्यूशन है, क्या दिक्कत है बताइए, हर क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, अभी कल की क्लास में भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, यहाँ पर भी यही तो कर रहा हूँ। ये देखो, tan x का ग्राफ बनाया, आना चाहिए, ठीक, tan x का ग्राफ बनाया, आना चाहिए। अब ध्यान से चेक करो, राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ बताओ, √3, तो y बराबर √3 का ग्राफ बनाओगे, तो y बराबर √3 का ग्राफ कहाँ से पास करेगा, √3 से ही तो पास करेगा, और x एक्सिस के पैरेलल ये इस तरीके से जाए भाई, y बराबर समथिंग का ग्राफ क्या होता है, x एक्सिस के पैरेलल होता है ना, तो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये जो लाइन है क्या है, ये दिखाया तो है, y बराबर √3 का ग्राफ है। अब जहां पे कट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहा है, यहाँ पे देखो जरा जाके, ठीक। अब कितने पोर्शन को शेड करोगे, तो जवाब है येलो वाला tan x का ग्राफ है, और tan x हमेशा क्या होना चाहिए, चेक करो, ग्रेटर देन √3,
तो ये √3 है और √3 से ऊपर वाली वैल्यू लेगा ना वो, ये सारी, इसलिए ऊपर वाले पोर्शन को शेड किया। तो यहां पे देखिए, यहां से परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ किया तो x का क्या वैल्यू मिलेगा π/3, क्योंकि tan π/3 ही तो √3 होता है। यहां पे देखो π/3 पे ये tan का भी ग्राफ है और इस लाइन का भी ग्राफ है, तो यहां पर tan का वैल्यू कितना है √3। ठीक, फिर π/2 पे नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या मिला, जनरल कह रहा हूं सॉरी, इसका एक इंटरवल क्या मिला, यहां से यहां तक ये मिला आपको π/3, और π/3 पे क्लोज है क्योंकि यहां इक्वल लगा हुआ है, से लेके π/2 ओपन, ये इसका एक सॉल्यूशन है। अब ऐसे बहुत सारे इंटरवल्स हैं, यहां पे देखिए ये रिपीट करेगा फिर से, हाँ यहां पे रिपीट करेगा फिर से, ये वो रीजन है जहां पर tan x ग्रेटर देन √3 होता है। ठीक, तो ये आपने इसका एक सॉल्यूशन लिखा है, लेकिन आपको इसको जनरलाइज करना पड़ेगा, तो जनरलाइज करने के लिए क्या करोगे आप, फॉर जनरल सॉल्यूशन, फॉर जनरल सॉल्यूशन, इसको जनरलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको n इंटू पी एड करना पड़ेगा। n कोई इंटीजर है और p क्या होता है, p होता है क्या, p होता है इंटरवल, तो tan का इंटरवल कितना पड़ा था पाई, तो n पाई आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब π/3 प्लस n बाय, ये देखो पहले सॉल्यूशन क्या था, क्लोज इंटरवल π/3 से π/2 ओपन, ऐसा था। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको n पाई ऐड करना पड़ेगा, है ना, n इंटू पी, सो n पाई, और इसमें भी ऐड करेंगे n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर। इसी को लिखने का दूसरा तरीका है, यूनियन लगा देगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, और इसको लिख देगा क्लोज इंटरवल π/3 प्लस n पाई, π/2 और प्लस n पाई, इसमें n की वैल्यू रखते जाओगे। ठीक, इसमें n की वैल्यू आप अलग अलग वैल्यूज रखते जाइए और आपको अलग अलग इंटरवल मिलते जाएंगे, जिसमें जिन इंटरवल्स में tan क्या होता है, जिन इंटरवल्स में tan क्या होता है, √3 से ग्रेटर होता है। ठीक, एक एग्जांपल भी आप इसका देख सकते हो, एक एग्जांपल भी आप इसका देख सकते हो। मान लो आपने n का वैल्यू 1 रख दिया, तो क्या बनेगा, चेक कर लो, π/3 प्लस 1 पाई, 3 पाई प्लस 4 पाई, π/2 बनेगा, ये चेक कर लेना भाई, n बराबर 1 के लिए ये क्या बन जाएगा, π/2। ठीक, 3 पाई प्लस, नो 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 नो, 3 पाई प्लस 1 4 π/3 बनेगा ना, रुक जाओ, 4 π/3 चेक कर लेना भाई, 1 पाई और 3 1 3, यस 4 π/3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 1 2, 3 π/2, ये लो 1.5। ठीक है, तो ये एक ऐसा इंटरवल है जिस इंटरवल में आपका 3 π/2 पे ओपन रहेगा, यहाँ पर 3 π/2 पे, इस इंटरवल में आपका tan का वैल्यू √x से क्या होगा, सॉरी √3 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा या उसके इक्वल होगा। इसमें डिफरेंट n की वैल्यू डालते जाओ तो आपको डिफरेंट इंटरवल्स मिलते जाएंगे, जिन इंटरवल में tan x क्या होता है आपका, ग्रेटर देन और इक्वल टू √3 होता है। करेक्ट।